आप सब सोच रहे होंगे कि वीडियो इतनी छोटी क्यों आ रही है 2-3 दिन से, तो वो इसलिए हो रहा था ना क्योंकि मैं ना यार थोड़ा-सा रेस्ट कर रहा था। मैंने बीच में पीक मतलब इतना एक्सप्लेन करा ना पीक को। हमने देखा था अभी पीक आया था बिल्कुल वॉल्यूम 4 की एंडिंग जो थी। एक-एक चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा था, बल्कि तुमने खुद भी देखा होगा कि 3 चैप्टर में सिर्फ़ 3 चैप्टर में 1 घंटे की वीडियो बन गई थी। तो इतना कुछ होने में ना मतलब इतना एक्सप्लेन करने में, इतना करने में ना थोड़ा-सा मुझे दिक्कत हो रही थी, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी ना, तो उस टाइम पे मैंने ये इतना कर लिया वो इस वज़ह से क्योंकि मैं ना खुद भी जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहता था, बनाना चाहता था। मतलब मेरे को भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस वज़ह से और मैं सही से सोया नहीं था, ना सो पाना और सुबह एकदम जल्दी उठ के जल्दी से पार्क चले जाना, पार्क में जाके रिकॉर्ड करना और ये सब मतलब इतना करने में ना ये सब होता था। तुम समझ ही जाओगे यार, थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इस वज़ह से रेस्ट नहीं मिला मुझे और मैं थक गया था। इस वज़ह से मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं पाया। तो अब थोड़ा-सा मैं हो गया है और नेट की टेंशन मत लो, मेरे पास इतना नेट है कि मैं आराम से 2-2 घंटे की बना लूँगा, 10 वीडियो बना लूँगा। जैसा मैंने पहले भी बताया था, मुझे मिल गया था, मैं उसका हिसाब भी मैं तुम्हें दिखा दूँगा। मैंने एक भी पैसे वेस्ट नहीं करे, मैंने सारे पैसे बचा के रखे थे, जितना मैं यूज़ कर सकता था मैंने सारे यूज़ करे। रिचार्ज में ही, एक्स्ट्रा पैसे 1 रुपए भी मैंने खर्च नहीं करे। वैसे भी मैं करता नहीं क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पैसे खर्च करके मैं मतलब खर्च करके कुछ लाने में, कुछ है ही नहीं, क्या खर्च करूँ मैं लेके भी? तो वो यही था बस बताना था। एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 126 यानी 126 एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट मुझे कुछ बताना है। यार मेरे चैनल पे ना मतलब सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, पता नहीं क्यों स्लो हो गई है ग्रोथ। तो अगर किसी ने मतलब अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर दो। और एक चीज़ और, मतलब क्या होता है ना वीडियो तो देख लेते हो लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है ना भूल जाते हैं सब कि लाइक भी करना है वीडियो को। तो उस चक्कर में क्या होता है लाइक कम होते हैं। मतलब ऐसा मैंने कई बार नोटिस करा है कि पहले ना व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं फिर लाइक कम हो जाते हैं। तो वो बहुत अजीब लगता है। कभी-कभी तो लाइक इतने कम होते हैं कि कमेंट ज़्यादा होते हैं, लाइक कम होते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना और कर देना आप चाहे पहले लाइक कर दो, चाहे बाद में लाइक कर देना, लेकिन थोड़ा याद से कर देना आप, जैसा तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था जो फेंगयुआन था वो यहाँ पे ट्रिबुलेशन तो नहीं था, कैलेमिटी थी एक। हाँ, तो कैलेमिटी झेल रहा था ये, जो कि अब इसके ऊपर कैलेमिटी आई थी। एक स्नो मॉन्स्टर वाली कोई कैलेमिटी थी जिसमें इसके ब्लेस लैंड के अंदर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ गया था। टॉर्नेडो के बीच-बीच से वहाँ से स्नो मॉन्स्टर निकल रहे थे। पूरा जो बायोम था ना, एकदम आइस का हो गया था। हर तरफ आइस ही आइस थी और यहाँ से एकदम स्नो मॉन्स्टर निकल रहे थे और फेंगयुआन एकदम खड़ा था उधर और उसके आस-पास ना ब्लैक स्मोक घूम रहा था और वो जो ब्लैक स्मोक था उसके अंदर ऑफ कोर्स ग्लूवॉर्म थे, यानी ग्लूवॉर्म उसके यूज़ करने के लिए थे ताकि वो झेल सके, हेल्प कर सवा सके अपने ग्लूवॉर्म की हेल्प से कैलेमिटी को सह सके। अब स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। फेंगयुआन एक ऐसा बंदा था जो अपनी गलतियों से सीखता था। जब वो नॉर्थल पैस गया था उसने मड मॉन्स्टर और क्लाउड बीस्ट के साथ बहुत लॉस झेला था। अब जब ट्रिबुलेशन फेस कर रहा था तो वो वीकनेस को फिक्स कर चुका था, यानी जो चीज़ उसने पहले झेली थी जिसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत हुई थी वो चीज़ अब भाई ने फिक्स कर ली थी। और हम भी जानते हैं क्लाउड मॉन्स्टर और जो मड मॉन्स्टर थे कितना दिक्कत देते थे जब भी मतलब उन पे अटैक करा जाए, वो एकदम से बदल जाते थे, कट जाते थे, लेकिन बोन्स या मांस हड्डी कुछ तो होता नहीं अंदर, कुछ भी तो होता नहीं, तो वही बात है, उनको मारना मुश्किल। लांग या ब्लेस लैंड में घुसते ही फेंगयुआ ने अपना ट्रीटमेंट किया था और लैंड स्पिड से हेल्प मांगी थी इमॉर्टल गू को रिवर्स रिफाइन करने के लिए। लैंड स्पिड ने सीधा कहा था मैं इजीली इन इमॉर्टल गू को रिवर्स रिफाइन कर सकता हूँ। रैंक 7 से रैंक 6 करना आसान होगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा और तेरा ट्रिबुलेशन पास आ रहा है, तू अभी रिवर्स रिफाइनमेंट स्टार्ट करेगा तो टाइम पे खत्म ही नहीं होगा। बेटर होगा कि तू ये किलर मूव यूज कर, स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ। फेंगयुआन को पहले अजीब लगा क्योंकि लॉन्ग हेयर सेक्टर रिफाइनमेंट पाथ का एक्सपर्ट था, स्वॉर्ड पास से उसका कोई लेना-देना तो था नहीं। लेकिन फिर समझ आया कि ये किलर मूव जो था ना, गू के दावमाक को परमानेंटली खत्म करके एनिमी के वीक पॉइंट पे स्ट्राइक करता था। यानी जैसा वही बात बोली गई ना कि अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा एनिमी है जिसके वो मड मॉन्स्टर या उनके जैसा, तो भाई सीधी बात है उनके कोर पे अटैक होगा, वो तब मर जाएँगे। फिर फेंगयुआ ने फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू के साथ इस किलर मूव को फ्यूज कर लिया। एक स्नो मॉन्स्टर को एकदम भाई छेद डाला। उसके जितने भी घाव थे हील हो गए लेकिन दावमार्क्स अंदर घुस गए थे और मॉन्स्टर का जो हिडन कोर था वो दावमार्क्स की वजह से टूट गया और एक फेटल ब्लो हुआ। भले मॉन्स्टर हील हुआ लेकिन मर गया वो। और ड्रॉबैक ये भी था कि जितना ज़्यादा यूज़ करेगा इमॉर्टल गू उतना वीक होता जाएगा। रैंक भी गिर सकता है, इसलिए ये मूव नॉर्मली लोगों को पसंद नहीं आता था क्योंकि भाई यूज़ कर लोगे बाद में रैंक गिर जाएगा, क्या फ़ायदा।
ब्लिज़र्ड के बीच में फेंगिवा ने स्वॉर्ड लाइट छोड़ी। एक और डेसोलेट मॉन्स्टर चेस्ट पे एकदम भाई छेद कर गया उसके, मतलब अपने फेंगिवान के नहीं, अपने ही छेद हो गया उसके। लेकिन उसके टूटने से छोटे स्नो मॉन्स्टर और बन गए, करीबन 10-20 फीट वाले थे। और ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं थी। अगेन एक और चीज़ हुई, फेंगिवान ने बोला और फिर से किलर मूव यूज़ करा, डज़न्स ऑफ स्नो मॉन्स्टर ईज़िली खत्म हो गए। फेंगिवान ने नोटिस करा कि बड़े 6 फीट वाले जो मॉन्स्टर हैं ना, ईज़िली मर तो जा रहे हैं, लेकिन भाई क्या हो रहा है कि ये ना मर के और बना ले रहे हैं अपने जैसे, तो दिक्कत वाली है। और यही ध्यान दिया, छोटे मॉन्स्टर मरने के बाद भी और ज़्यादा वो छोटे हो जाते हैं और फिर और ज़्यादा हो जाते हैं। यानी ऐसा मान लो 60 फीट वाले को फाड़ दोगे तो 20 फीट या 30 फीट का बन जाएगा। फिर 30 को मारोगे तो 20 वाले निकल आएँगे, 20 को मारोगे तो 10 वाले निकल आएँगे। यानी एक ही मॉन्स्टर को मारना तुम्हें बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि एक को मारोगे और एक को पूरा खत्म करने के लिए इतने सारे और निकलेंगे, तो बहुत दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा। फेंगियो ने फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल को यूज़ करना बंद करा और डार्क वाटर्स अटैक किया। छोटे मॉन्स्टर भी साथ में अब मर रहे थे और जो भी मतलब आ रहे थे वो सब भी मर रहे थे। ऑब्जर्वेशन में पता चला कि जो छोटे मॉन्स्टर थे 10 फीट के, वो जब हो जाते हैं ना तो वो दोबारा स्पॉन नहीं होते। यानी अगर 60 फीट का होगा तो फिर वो 30 में हो जाएगा, फिर 30 से 20 में होगा और फिर अगर वो 10 का बचेगा तो 10 वाला फिर दोबारा नहीं होगा, 5 का नहीं होगा, वो 10 के बाद खत्म ही हो जाएगा। फिर उसने ट्राई करा बैटलफील्ड किलर मूव डार्क वेल, ब्लिज़र्ड वीक हो गया, स्नो मॉन्स्टर स्लो होने लग गए। लेकिन ब्लिज़र्ड और ज़्यादा फ्यूरियस होने लग गया जब उसने डार्क व्हील जैसा अटैक देखा। और जो फाइनली था डार्क व्हील, वो कोलैप्स हो चुका था। यानी अब कोई और सा अटैक यूज़ करना था, ये वाला अटैक तो गया फेंगियुआन। डार्क व्हील के 100 गुवॉर्म में से सिर्फ 20% ही बचे थे, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो गए थे। फेंगियुआन ने जो बचे हुए थे वो वापस ले लिए। अब फेंगियुआन सोचता है, डेसोलेट बीस्ट स्नो मॉन्स्टर बार-बार आ रहे हैं और इनके जो कॉर्प्स है यानी जो लाशें हैं, वो छोटे मॉन्स्टर बन जाते हैं, जो ब्लिज़र्ड की वजह से और सुपर फास्ट स्ट्रॉन्ग बनने लग जाते हैं। अगर जल्दी खत्म ना करो तो वो और पावरफुल हो जाएँगे। ब्लिज़र्ड आइसोलेट करना बेकार है। अब मुझे दोनों करने पड़ेंगे, स्मॉल और बड़े जो बीस्ट है ना, इन दोनों को एक साथ खत्म करना पड़ेगा ताकि बड़े वाले मरते ही मतलब छोटे वाले ना आए, छोटे वाले भी साथ में ही मर जाएँ, ऐसा हो। ये क्लैमिटी बहुत पावरफुल थी। हू इमॉर्टल वेस्टलैंड की पहले वाली जो क्लैमिटीज़ थी, तो ये वाली मतलब कुछ ज़्यादा ही स्कैरी है। यानी हू इमॉर्टल पे जो आती थी वो तो कुछ नहीं थी, यहाँ जो आ रही है वो है ना कुछ खतरनाक चीज़। वो कंटिन्यूअसली स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ यूज़ कर रहा था, एकदम भाई फ्लुएंट भी हो गया था, इतना मतलब लगातार यूज़ करा कि एकदम सीख गया। ब्लिज़र्ड अब और स्ट्रॉन्ग होता हुआ जा रहा था, यानी भाई एकदम खत्म करे जा रहा था, लेकिन वो जो ब्लिज़र्ड है और पावरफुल हो रहा है। स्नो मॉन्स्टर के नंबर्स इतने बढ़ गए फेंगियुआन के लिए उन्हें फास्ट किल करना ना मुश्किल हो रहा था। छोटे मॉन्ट जो मॉन्स्टर है ना, छोटे मॉन्स्टर के लिए तो उसे मॉर्टल किलर मूव यूज़ करने पड़ रहे थे और दोनों साइड हैंडल करना थोड़ा-सा टफ हो रहा था। क्योंकि एक तरफ छोटे मॉन्स्टर बन रहे हैं, ऊपर से बड़े वाले। फेंगियुआन कहता है गुड थिंग ये है कि मॉन्स्टर ना उड़ नहीं सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। मेरे पास हाई ग्राउंड पे तो मैं हूँ ही, ऊपर खड़ा हूँ। ये सीधा मेरे पर चढ़ के आएँगे और तब तक मैं इनको मार दूँगा। कंट्रोल मेरे पास है अभी भी। जब ये सोचा ही था तब एक ईगल जैसी चीख सुनाई दी। फेंगियुआन ने ऊपर देखा, ब्लिज़र्ड के अंदर आइस क्राउन ईगल्स भी बन रहे थे। एक ईगल सीधा उसकी तरफ चार्ज मार गया। फेंगियुआन ने तुरंत ही स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ यूज़ करा और उस एक ईगल को गिरा दिया। लेकिन उसके बाद 3 और फिर आयरन क्राउन ईगल बन गए और वो सब के सब एकदम ऊपर एकदम घूमने लग गए, मंडराने लग गए जैसे चील घूमती रहती है। फेंगियुआन पूरी तरह से एकदम भाई सर्कल में घेरा जा चुका था। प्रेशर एकदम डेंजर दोनों डबल हो गए थे, क्योंकि नीचे ये वाले मॉन्स्टर, ऊपर ये वाले मॉन्स्टर। 3 आयरन क्राउन ईगल सीधा फेंगियुआन पे चार्ज करने लग गए। फेंगियुआन ट्राई करता है स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ का यूज़ करने का, लेकिन फेल हो गया मूव। उसके माउथ से ना ब्लड निकलता है और उसका बैकलैश उसे फील हुआ था। फेंगियुआन सोचता हुआ कहता है, अभी मैंने ये मूव रिसेंटली ही सीखा था यार, इसलिए इमरजेंसी में फेल हो रहा है बार-बार। एक ईगल की स्क्रीम इतनी लाउड थी कि ईयर को फाड़ दे। वो डायरेक्टली फेंगियुआन पे एकदम भाई छलांग मार दी, जैसे एकदम आ रहा था अटैक करने। फेंगियुआन तुरंत ही डॉज करता है। उसके पीछे लाइट इल्यूजन बैट विंग्स फ्लैश होते हैं उड़ने के लिए और उसका जो वाइंड शील्ड था वो एकदम तोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट ट्राई सक्सेसफुल होता है। स्वॉर्ड लाइट ईज़िली जो ईगल की बैक को एकदम पियर्स करके एकदम छेद कर देती है, यानी वो जो गू पहले फेल हो गया था वो पास हो जाता है और अटैक सक्सेसफुल रहता है। पीछे से एक और ईगल अटैक करने आता है। फेंगियुआन इमीडिएटली स्वॉर्ड एस्केप इमोटल को एक्टिवेट करता है। उसकी बॉडी एरो की तरह शूट होती है और स्काई में फ्लाई करके एकदम ऊपर उड़ जाता है। जो ईगल पीछे से पियर्स हुआ था वो क्रैश करते ही स्नो और आइस में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अब बचे थे 2 और ईगल्स। दोनों लेफ्ट और राइट साइड से फेंगियुआन को एकदम भाई घूरने लगते हैं। ब्लिज़र्ड भी रोर कर रहा था। फेंगियुआन फ्रंट से फेस नहीं करता, फिर वो अपना स्वॉर्ड एस्केप यूज़ करता है और रिट्रीट करता है। यानी पीछे से मारेगा या स्ट्रैटेजी से मारेगा, डायरेक्ट सामने लड़ के नहीं करेगा वो कुछ भी। स्काई में एकदम एक तरीके से सर्कुलर फाइट के बाद
फाइनली वो अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड को रिकॉल करता है। उसके हाथ में आते ही फेंगिवा ने उसमें इमॉर्टल एसेंस इंजेक्ट करा और 100 से ज़्यादा सपोर्ट गोबम एक्टिवेट करे। फ्लाइंग स्वॉर्ड जो था, फ्लाइंग स्वॉर्ड कह रहा हूँ, स्वॉर्ड लाइट था एकदम पावरफुल बन गया। जैसे यूनिवर्स को भी छेद डाले ऐसा स्वॉर्ड लाइट था। 2 ईगल्स उसकी तरफ ही चेस करते हुए आ रहे थे, एक आगे एक पीछे। फेंगिवान एकदम फिंगर की एकदम स्ट्रेच करता है एकदम फिंगर को और फाइनली अपना अटैक लॉन्च करता है। फ्लाइंग स्वॉर्ड लाइटनिंग स्पीड से निकलता है और एक शॉट पहले ईगल को एकदम छेद देता है, फिर सीधा दूसरे ईगल को भी तोड़ देता है और एक तीर से 2 चिड़ियाएँ मर जाती हैं। फर्स्ट ईगल ब्रेक हो गया, दूसरा अभी भी थोड़ा बहुत ज़िंदा था, यानी थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची थी और एक तरीके से हेट से फेंगिवान पे चार्ज करता है कि तूने मेरे को अटैक कैसे करा। तभी फेंगिवान के माइंड में एक ट्रू मीनिंग एंटर होती है। फेंगिवान एक्साइटेड हो जाता है, कहता है ये रेकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग इन्फ्यूज़न है, मेरा गेस सही था। अब तुम सोच रहे होगे ये कहाँ से आया? ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे पहले भी फेंगिवान को रेकलेस सैवेज डीमन वल्नरेबल का ट्रू मीनिंग मिल चुका है। यानी कुछ भी मान लो, वो ट्रू मीनिंग ऐसा होता है, एक अटेंडमेंट होता है कभी, या कभी होता है कि कोई कोई बात, कोई लाइन, कुछ ऐसा होता है जिससे तुम्हारी ग्रोथ होती है। और ये इसलिए मिला था पिछली बार क्योंकि हाई लाओलन यहाँ पे इमॉर्टल बन रही थी और फेंगिवान को फ़ायदा हो गया था, कोई अटैक कर रहा था तो फेंगिवान को फ़ायदा हुआ था। हाई लाओलन को भी थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन फेंगिवान को ज़्यादा हुआ था पहले। अब यहाँ पे दोबारा यहाँ पे इस बार फेंगिवान ही इमॉर्टल बन रहा है, मतलब इमॉर्टल कह रहा हूँ, अर्थ की कैलेमिटी आ रही है, इतनी दिक्कतें आ रही है, यहीं पे लड़ाई कर रहा है, तो इस बार फेंगिवान को मिल रही है अकेले। इंस्टेंटली उसकी अंडरस्टैंडिंग ग्रो होती है, जैसे ही वो खुद एक ईगल बन गया हो, उसकी स्ट्रेंथ पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल एकदम ऊपर शूट हो जाते हैं। फ्लाइंग अटेनमेंट भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ। फेंगिवन की आइज़ ब्राइट शाइन करती है, कहता है ड्रीम रियलम भी असली है, ट्रू मीनिंग का इन्फ्यूज़न ही होता है और यही तो रियल ग्रोथ का सीक्रेट है। यानी बिना ड्रीम रियलम के भाई का अटेनमेंट ऊपर हो चुका था, देख रहे हो ये ट्रू मीनिंग का मतलब। बचा हुआ लास्ट ईगल फेंगिवन को एकदम ईज़िली डॉज करता है, स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग यूज़ होता है यहाँ पे, लेकिन उसे भी वो ख़त्म कर देता है। बैटल के बाद चेक करता है इमॉर्टल एसेंस अभी भी बचा है। रिसोर्स मोस्टली उसने इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परेरिंग प्राइमसी किलर मूव में इन्वेस्ट किए थे। अब अभी स्काई में कोई एनिमी नहीं था, फेंगिवा सिर्फ अब ग्राउंड पे फोकस कर सकता था क्योंकि तीनों ईगल को मार दिया था। स्नो मॉन्स्टर ग्राउंड पे एकदम खड़े ग्राउल कर रहे थे। पेंगुइन एकदम देखते हुए कहता है और कहता है काउंट और ज़्यादा हो गया, लगता है मॉन्स्टर की संख्या बढ़ रही है। तुरंत ही उसने काउंटलेस ग्रीन वाइंड ब्लेड्स छोड़े और डार्क वॉर्टेक्स एक साथ अनलीश करा। पूरा एरिया एकदम फोड़ डाला पूरा और स्नो मॉन्स्टर का एक ह्यूज क्राउड वहीं से वाइप आउट हो गया। बस कुछ डेसोलेट स्नो मॉन्स्टर बच गए थे जो ह्यूज पिलर की तरह खड़े थे, यानी इनकी हाइट बड़ी थी और ये वही बड़े वाले मॉन्स्टर थे। फेंग युआन के लिए हेडेक यही था कि ये जब मरते हैं ना तो छोटे-छोटे प्यादे बना लेते हैं। उनसे डेसोलेट बीस्ट को स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ की स्किल यूज़ करने पर ना और ज़्यादा चीज़ें, मतलब अगर देखो चाहे तो वो ये स्वॉर्ड मार्क वाला यूज़ करे, लेकिन ना इससे क्या होता है, इसमें ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस लगता है। तो इसको बहुत कम बड़े-बड़े मॉन्स्टर पे या मुश्किलों पे यूज़ करता है फेंग युआन। तो अगर ये बार-बार यूज़ करेगा तो दिक्कत आएगी, इसलिए छोटे-मोटे अटैक करता है और छोटे-मोटे अटैक से वो मरते तो हैं लेकिन और बन जाते हैं। ये दिक्कत आती है। लेकिन शॉक वाली बात ये थी कि जितना भी किल किया, कोई ट्रू मीनिंग ऑफ रेकलेस सैवेज का इन्फ्यूज़न नहीं मिला। यानी पहले जो मिला था बस उतना ही मिला, उसके बाद आगे नहीं मिला। फेंग युआन सोचता हुआ कहता है ये कैलामिटी बहुत ही अजीब है और हाई लाओलान के ये जो इमॉर्टल बनने का था उस टाइम भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हुई थी, लड़ाई-वड़ाई करी थी, सब कुछ हुआ था तो मिली थी। मेरे को अभी एक और बार मिली लेकिन अब दोबारा नहीं मिल रही है। तभी ब्लिज़र्ड के अंदर एक स्पाइरल वेन और उनमें से 9 पैलेस क्रेन निकले। व्हाइट एकदम प्योर व्हाइट थे, प्योर व्हाइट फेदर समझते हो, प्योर व्हाइट, ग्रेसफुल लेकिन डेडली दिख रहे थे। फेंगियोन एकदम ब्लड थ्रस्टी इंटेंट के साथ चार्ज करता है, कहता है एक क्रेन को किल करते ही उसका ट्रू मीनिंग इन्फ्यूजन मिला, उसकी आइज़ चमक उठी। यानी अब मेरे को भी समझ आ गया कि ये ट्रू मीनिंग कैसे मिलता है। देखो ट्रू मीनिंग ऐसे मिल रहा है ना ये, कि जब भी फेंगियोन किसी को मार रहा है ना, जैसे अभी इसने ना एक नई स्पीच, पहले इसने क्या मारा था, स्नो मॉन्स्टर मारे थे, ईगल मारे थे, तब उस टाइम पे इसको मिला था ये रेकलेस सैवेज डीमन का एक अटेनमेंट मान लो या ट्रू मीनिंग मान लो, ट्रू मीनिंग कहते हैं हम इसको। ट्रू मीनिंग मिला तो उससे अटेनमेंट बढ़ गया इसका। अब ये इतने सारे इसने और मारे लेकिन तब नहीं मिला क्योंकि शायद एक स्पीशीज़ को मारने पे यहाँ पे तभी एक बार अटेनमेंट मिलता है। अब ये दोबारा से इसने एक और स्पीशीज़ मारी तो शायद इसको दोबारा मिला। अब शायद इसके बाद एक और स्पीशीज़ आएगी उसको मारेगा तो तिबारा मिल जाए। देखते हैं कितनी बार मिलेगा अटेनमेंट और कितना इसका पाथ बढ़ेगा। अगर ट्रांसफॉर्मेशन पाथ इसका बहुत हाई हो गया तो भाई मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पाथ में तुम समझते हो ना, बीस्ट की पावर में तुम पा सकते हो और ऊपर से तुम ट्रांसफॉर्म भी हो जाओगे उसमें। बैटल इंटेंस थी, क्रेन एलिगेंट और स्ट्रॉन्ग थे। पहले वो प्रेशर में आ गया था लेकिन कुछ ही क्रेन को किल करने के बाद भाई को थोड़ा-सा आ गया कॉन्फिडेंट और स्पेस को कंट्रोल थोड़ा-सा आ गया ना, एकदम उड़ना, मारना सब कुछ, तो फिर थोड़ा हो गया स्टेबल। टोटल 9 क्रेन थे। आयरन क्राउन ईगल में से 3, मतलब ऐसा मान लो आयरन क्राउन ईगल से 3 गुना ज़्यादा।
लेकिन फेंगियुआन ने सबको किल कर दिया था। बस टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन जो रिजल्ट मिला था उससे क्या हुआ था, अटेनमेंट लेवल ऊपर हो गया था। ये फीलिंग ऑफ गेटिंग स्ट्रॉन्गर उसे और ज़्यादा एक तरीके से फ़ायदा दे रही थी, उसे और बढ़िया लग रहा था। ऐसा लग रहा था जो उसे दर्द हो रहा है, जो उसमें ज़हर भरा हुआ है, वो सारा का सारा ज़हर मतलब डिटॉक्स हो रहा है। लेकिन नीचे देखा तो दोबारा से हार्ट हिल गया। क्यों हिल गया? क्योंकि स्नो मॉन्स्टर अब 50-60 फीट बीस्ट बन चुके थे और कुछ तो एशियन डेसोलेट बीस्ट लेवल तक भी इवॉल्व हो गए थे। अब तुम सोच रहे होगे कैसे इवॉल्व होते हैं? जैसे मान लो इस भाई ने एक स्नो मॉन्स्टर को मारा जो कि 60 फीट का था, मार दिया। अब जैसे ही उसे मारेगा ना, तो उसके अंदर से 2 मॉन्स्टर निकल आएँगे 30-30 फीट के। अगर मान लो फेंगियो उन्होंने नहीं मार पाता, किसी और को मारने जाता है, तो जो 30-30 फीट वाले हैं ना, ये अगर इनको ऐसे ही छोड़ दो तो ये कुछ ही मिनट बाद वापस से 60-60 फीट वाले बन जाएँगे। और 60-60 फीट वालों को ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर वो ये वाले बन जाएँगे एशियन डेसोलेट बीस्ट लेवल के। तो ये दिक्कत थी। अब फेंगियो थोड़ा-सा डिटरमाइन होके कहता है अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है। थर्ड स्वॉर्ड पाथ किलर मूव, इमॉर्टल किलर मूव, ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव। उसने एक डीप सी ब्रेथ ली और 500 से प्लस जो मॉर्टल गुवॉर्म थे एक्टिवेट करे। डेफिनेटली एक्टिवेशन टाइम तो ज़्यादा लगा था, लेकिन दोनों स्वॉर्ड मार्किंग टारगेटिंग डेथ से कई गुना ज़्यादा पावरफुल अटैक था। इसलिए बार-बार यूज़ नहीं हो सकता था। ऐसा मान लो ट्रम्प कार्ड वाला अटैक था फेंगयुआन का। फाइनली उसने वेव स्वॉर्ड इमॉर्टल को निकाला, कभी ब्लेड, कभी वाटर जैसा, फिर वेव बन के पूरे एरिया को सराउंड कर लिया। जब वो अटैक करने ही वाला था, तभी एक जायंट शैडो डिसेंड हुआ। फेंगयुआन ने हेड को ऊपर करा और उसका दिल से एकदम, जो दिल था ना, हिल गया। वो एकदम देखते हुए कहता है, अबे ये क्या आ रहा है? ये क्या आ रहा है? ऊपर से एक शैडो आ रही है। अब जैसे ही उसने देखा तब उसे पता चला कि ये क्या चीज़ थी। ये और कुछ नहीं था, ये था एशियन डेसोलेट बीस्ट, रूइन बैट। ये वही बैट है, तुम्हें याद होगा डोंगफेंग चांगफेंग वाली जो इनहेरिटेंस थी, जब वो एक तरीके से रीबर्थ लिया था, उस टाइम पे एक रूइन बैट था। रूइन बैट की बॉडी से भाई ने पूरा का पूरा एक कास्टल जैसा बड़ा वो बना लिया था इनहेरिटेंस। उसके अंदर ये सब थे, सारे इमॉर्टल मॉर्टल लोग थे। जब डोंगफेंग चांगफेंग लेने गया था, पास करने गया था उसकी इनहेरिटेंस, याद होगा तुम्हें, तो ये वही जगह थी। रूइन बैट की अगर बॉडी तुम्हें देखनी है तो थंबनेल देख लेना, कितना बड़ा होता है। बहुत ज़्यादा बड़ा होता है भाई, बहुत ज़्यादा। ये इतना ह्यूज था कि पूरा स्काई कवर कर रहा था। और सबसे बड़ा डेंजर, ये स्पेस पाथ का बीच था, जो इमॉर्टल प्राइमेसी की वॉल्स को भी तोड़ सकता था। फेंगयुआन यहाँ पे बिटर टोन में अब कहता है, बस पहला एथिल क्लेमेटी है ये तो, और इतने सारे डेसोलेट बीस्ट स्नो मॉन्स्टर, ऊपर से एशियन रूइन बैट भी आ गया। रूइन बैट का ह्यूज शैडो पूरे बैटलफील्ड पे छाया हुआ था। ब्लिज़र्ड तो वीक सा लग रहा था। सारे स्नो मॉन्स्टर एकदम छुप से गए। फेंगयुआन एकदम सोचता है, लक पाथ और ये जो डॉग शिट लग्गू दोनों यूज किए, फिर भी इतना पावरफुल कैलेमिटी। रूइन बैट माउंटेन जैसा बड़ा था, सीधा फेंगयुआन पे क्रैश हुआ। फेंगयुआन कहता है ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव। पहली और दूसरी वेव ने रूइन बैट को रोक दिया, पर वो अभी भी चार्ज ही कर रहा था। तीसरी वेव 10 मीटर टॉल थी, सिल्वर वाइट थी, स्वॉर्ड लाइट के साथ रूइन बैट के स्टमक पर लगी और उसकी बैक तक पियर्स कर गई। बूम आवाज आई। फ्लैश और ब्लड जो था ना, एकदम मतलब मांस खून सब नीचे गिरा। रूइन बैट का जो ह्यूज बॉडी था छोटा सा लगा और प्रेशर गायब। फेंगिमा थोड़ा सा रिलीफ की सांस लेता है कि अरे भाई, ऐसा लग रहा है कि बॉडीज की थोड़ी सी प्रेशर कम छोड़ रही है। फेंगियन खुशी में कहता है, मेरे मतलब मैंने जो मारा है ना इसको, लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग में रेकलेस सेवेस के ट्रू मीनिंग एक वाटरफॉल की तरह एकदम घुस आया। फेंगियन बस बोली रहा था कि मैंने मारा, उसी वक्त ऐसे घुस गया था इसके दिमाग के अंदर दोबारा से मीनिंग। वही मैंने बोला था ना, जब भी कोई नई स्पीशीज को मारेगा उसको दोबारा से ट्रू मीनिंग मिलेगा। और देखा, एक बैट आया तो नई स्पीशीज तो थी, इसको मार दिया इसने। फेंगियन शॉक में कहता है, ज्यादा ट्रू मीनिंग मतलब स्नेक स्लोइंग एलिफेंट, और ये जो कॉन्शियसनेस है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, मेरे को स्टेबल रखना पड़ेगा। विजडम पाथ डिफेंस होने की वजह से बच गया, वरना खुद को ही रूइन बैट समझ के मार जाता। पर नीचे सीन और डेंजरस था। 100 से ज्यादा डेसोलेट बीस्ट स्नो मॉन्स्टर, एक तरीके से अनकाउंटेबल स्मॉल वंस और एशियन लेवल मॉन्स्टर भी स्पॉन होने लगे थे। फेंगियन एकदम फ्रस्ट्रेटेड था, कहता डैम, अब लांग या लैंडस्पीड से इमॉर्टल एसेंस स्टोन बोरो करना ही पड़ेंगे। ब्लिजर्ड और स्ट्रांग हुआ और नए एशियन रूइन बैट्स फॉर्म होने लगे। फेंगियन एकदम भाई फेस बना के कहता है, भाई ये एथिलिक कैलेमिटी है या हेवन का प्रैंक है? ये रूइन बैट एशियन डेसोलेट बीस्ट होते हैं। अभी तो मैंने एक को इतना जख्मी करा, ऊपर से दो और आ गए, टोटल 3। इनको कैसे मारे? उसने तुरंत ही इनिशिएटिव लिया कि दोनों रूइन बैट को फुली फॉर्म होने से पहले ही अटैक करके खत्म कर देगा। पर नीचे का जो एशियन स्नो मॉन्स्टर थे, वो जायंट वाले स्नोबॉल बनकर ऊपर एकदम म्यूटेयर की तरह कूद रहे थे, जैसे फेंगियन के ऊपर बरस रहे थे म्यूटेयर की तरह। तभी नीचे से आके ऊपर जाते, ऊपर से आके फेंगियन पे गिरते, इसलिए दिक्कत आ रही थी। और फेंगियन का जो प्लान था वो बार बार डिले हो रहा था, क्योंकि इनको ही डॉज करने में स्पीड स्लो हो रही थी, तो कैसे मारने जाता उसको रूइन बैट को। अब ये दिक्कत आ रही थी।
अब सीन आगे देखते हैं। यहाँ पे शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कहीं और का सीन। यहाँ पे गो मास्टर कहता है, मास्टर सेव मी, मुझे बचाओ। उसके सामने फ्रॉस्ट लाइटनिंग का एक अटैक आ रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया, बस एकदम हेल्पलेस होकर देख रहा था, जैसे उसके पास मौत आ रही हो। बैम आवाज आई, एक हल्का सा साउंड गूंजा, बिल्कुल क्रूशियल मोमेंट पे जब वो अटैक लगने ही वाला था, तो एक फिगर उस गू इमोर्टल के सामने, गू इमोर्टल कहता हूँ, गू मास्टर के सामने खड़ा हो गया, जो ट्रिबुलेशन फेस कर रहा था। जो फ्रॉस्ट लाइटनिंग उस गू मास्टर के लिए अनस्टॉपेबल था, वो उस इंसान के सामने पेपर जैसा फ्रजाइल था। यानी ये जो बंदा मदद मांग रहा था, इसके लिए तो फ्रॉस्ट लाइटनिंग एकदम डेड जैसा था कि भाई अभी तो मार देगा, मैं तो खत्म, ये सबसे खतरनाक है। लेकिन जो सामने से बचाने वाला बंदा आया ना, उसके लिए पेपर लाइटनिंग एक पेपर जैसा लाइटनिंग था। लाइटनिंग आया और इतनी स्पीड से गायब भी हो गया, बिल्कुल बेकार। उस इंसान के जो कपड़े थे उसको छू भी नहीं पाया। गो मास्टर शौक और रिस्पेक्ट में कहता है, मास्टर की कल्टीवेशन लेवल तो भाई इतनी हाई है। ट्रेडिशन स्टार्ट होते ही वो बार-बार ऐसे ही शॉक में एकदम देख रहा था। अब तो वो बिल्कुल नम सा हो गया था। चूडू एक्सप्रेशनलेस रिग्रेट के साथ कहता है, ये सिर्फ फ्लाइंग फ्रॉस्ट जंपिंग लाइटनिंग ट्रिबुलेशन है। टॉप 10 ग्रेट कैटाफोरस में से एक एक भी नहीं है ये तो। उसमें गिना भी नहीं जाता। गू मास्टर कंफ्यूज टोन में कहता है, मतलब मास्टर आप ट्रिबुलेशन की इंटेंसिटी को भी देख सकते हो और या देख के खुश नहीं हो? चूडू थोड़ा-सा एकदम पेनली जवाब देता है, जब गो मास्टर इमॉर्टल बनते हैं, इमॉर्टल अपना करते हैं, अपना एक्सेशन करते हैं, वो हेवन और अर्थ क्यूआई को ड्रॉ करते हैं। इस प्रोसेस में उनका कनेक्शन हेवेंस की विल के साथ होता है। अगर वो कल्टीवेशन रिलेटेड कोई सवाल पूछें, तो हेवेंस विल उन्हें आंसर देता है और इससे नेचुरल और एक तरीके से इंस्पिरेशन कहते हैं, यानी इंस्पायर या कुछ भी एक एक चीज़ मिले, ट्रू मीनिंग टाइप का ही सोच लो कि वो तुम्हें मिलता है, जिससे तुम्हारा फ़ायदा होता है। अब चूडू आगे एक्सप्लेन कर रहा था, कहता है, लेकिन नॉर्थन में आईसी प्लान में जब स्ट्रेंथ पाथ गो मास्टर एक्सेशन करते हैं, तो वो रेकलेस सैवेज के ट्रू मीनिंग ट्रिगर करते हैं। इस वजह से उनका हेवेंस विल से कनेक्शन नहीं होता, बल्कि वो रेकलेस सैवेज के ट्रू मीनिंग के साथ ही मिंगल करते हैं और उसे उसका स्ट्रेंथ पाथ और ट्रांसफॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है। चूडू एकदम सीरियस टोन में आगे कहता है, ट्रिबुलेशन जितना स्ट्रांग होगा, रेकलेस सैवेज का ये जो ट्रू मीनिंग होगा ना, रेकलेस सैवेज का वो ट्रू मीनिंग उतना ही ज्यादा मिलेगा। मैं तुम सब डिसेबल को एक तरीके से नरिश इसलिए कर रहा हूँ, ताकि तुम मेरा जो मतलब तुम मेरी असैसिनेशन में मुझे रेकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग मिले और उससे मेरा स्ट्रेंथ अटेनमेंट लेवल भी ज़्यादा राइज़ करे। यानी जब तुम भी इमॉर्टल बनोगे या तुम भी कुछ फेस करोगे, इसके बाद तुम्हारा अटेनमेंट लेवल भी बढ़ेगा, तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाएगा। उस टाइम पे जो ट्रबलेशन आएगा, वो चीज़ें होगी, उस टाइम पे मैं भी लड़ूँगा या मैं भी करूँगा सब, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी मिल जाएगा ट्रू मीनिंग। गो मास्टर रियलाइजेशन के साथ कहता है, सो दैट्स इट। तो यही मतलब, जब जब आपने मुझे डिसिपल बनाया था और कहा था कि मेरी हेल्प ज़रूरी थी, यही वजह थी क्या आपने मेरे को इसीलिए डिसिपल बनाया हो? अब ये सब पूछ रहा था हैरान होके भाई अपना, ये अपना गो मास्टर पूछ रहा था चूडू से। चूडू कोई पावरफुल बंदा है, तभी तो मतलब ऐसा कह रहा था। चूडू बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक से ह्यूज सा साउंड आया। चूडू हैरान होके कहता है, हाँ। उसने देखा दूर स्पेस पाथ क्रैक हो रहा है, बिल्कुल ब्रोकन मिरर जैसा। उस क्रैक के अंदर क्लियरली दिख रहा था कि फेंगियन और एशियन रूइन बैट्स का फाइट उसके इमोर्टल प्राइमेसी के अंदर था। चूडू शॉक और एकदम शाइन में, एकदम आइस में हो जाता है ना, शाइन टाइप की आ जाती है, आइस एकदम शाइन कर ले जाती है, ऐसा होता है उसके साथ। कहता है अपना ये जो चूडू था ना, कहता नहीं मतलब सॉरी, एकदम बस इतना बोलता है कि दिस, और कुछ ज्यादा नहीं कहता। बस दिस बोल के हट जाता है और एकदम हिल रहा था, क्योंकि भाई फेंगिवान वहां पे फेस कर रहा था और ये दूर से देख रहा था। यानी अब एक तरीके से चूडू की मुलाकात होगी फेंगिवान से। उसका पूरा बॉडी हिल गया, आंखों में एक तरीके से इंस्टेंट एक साइन से आ गई थी कि अरे कुछ तो बेहतरीन है वो। लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। अभी जो चूडू नाम का बंदा था, हम जैसा जानते हैं फेंगिवान एक जगह पे आया पड़ा है जहाँ पे पहले हाई लेवलन इमॉर्टल बनी थी। उसी जगह पर नॉर्थल प्लेन्स में वो जगह है, रेकलेस सैवेज डीमन वनरेबल की कोई जगह थी ये वाली, यहाँ पे आया हुआ था। अब यहाँ पे ना अपना फेंगिवान अपना क्लैमिटी फेस कर रहा था। तो हम जैसा जानते हैं क्लैमिटी फेस करने के लिए जो उसका ब्लेस लैंड था, वो थोड़े से एरिया में बाहर आ गया और ब्लेस लैंड के अंदर फेंगिवान जाके अपना क्लैमिटी फेस कर रहा था। जो कि वो रूइन बैट, वो स्नो मॉन्स्टर, वो टॉर्नेडो, ये सब कुछ आया हुआ था, जो कि हम जानते हैं वो फेस कर रहा है। लेकिन जो चूडू नाम का बंदा है, इसने दूर से फेंग युआन को देख लिया। अब इसने देखा क्या है? इसने या तो ये देखा है कि ब्लेस लैंड के बाहर कोई फिनोमिना हो रहा होगा खतरनाक सा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो गया उसकी तरफ कि अरे यहाँ पे कुछ हो रहा है खतरनाक, चलो देखे चल के। या तो इसने ये देखा है कि ब्लेस लैंड के अंदर फेंग युआन कैलेमिटी फेस कर रहा है। अब पता चलेगा हमें आगे कि देखा क्या था इसने। अब स्टार्ट करते हैं आगे। ये जो चूडू था, ये था कौन? चूडू नॉर्थर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में डोमिनेशन इमॉर्टल के नाम से एक लेजेंडरी बंदा जाना जाता है। ये बंदा पुअर फैमिली में बॉर्न हुआ,
हुआंग जिन ब्लड लाइन का भी नहीं था। स्टार्ट बिल्कुल लो से था। प्राइमसी अवेकनिंग भी बस चांस से हुआ था। ना टीचर, ना ट्राइब सपोर्ट, कुछ नहीं था कल्टीवेट किया, कुछ भी नहीं था, मतलब खुद ही सब कुछ करना था। मतलब कहीं से सपोर्ट मिलके कल्टीवेट करते हैं, भाई ने खुद करा, खुद ही कल्टीवेट करा। स्ट्रेंथ पाथ को चूज करा खुद से, और उसमें दिक्कत भी फेस करी उसने। अपने टैलेंट से उसने खुद बनाए गो वॉर्म, जिन स्ट्रेंथ गो, जिन ऑफ 10 जिन स्ट्रेंथ गो, और जून स्ट्रेंथ गो, और जून ऑफ 10 जून स्ट्रेंथ गो, और स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता गया। सबके सामने एक मॉर्टल से इमॉर्टल बना, सबके सामने। और ये एंड नहीं था, गो इमॉर्टल बनने के बाद उसने ह्यूमन जून स्ट्रेंथ ब्रांच क्रिएट की। ये छोटी सी ब्रांच ने डाइंग स्ट्रेंथ पाथ को दोबारा से रिवाइव करा, क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रेंथ पाथ आजकल एकदम गिरा जा रहा था, लेकिन इस बंदे ने एक नया गो बना के जो गिर रहा था स्ट्रेंथ पाथ, उसको दोबारा से अवेकन करा, उठाया, ऊपर लाया। जैसे सूखे ट्री में दोबारा से लाइफ आ गई हो। बीस्ट स्ट्रेंथ पैंथम ब्रांच और एक तरीके से एटमॉस्फेरिक हेवन अर्थ ब्रांच के बाद अब सबसे इस चीज को सबने एक्सेप्ट कर लिया था कि एक नया ब्रांच भी आ चुका है जिसका नाम था ह्यूमन जून स्ट्रेंथ ब्रांच। सिर्फ एक बंदे की मेहनत से स्ट्रेंथ पाथ का पूरा फ्यूचर चेंज हो गया था। इसलिए नॉर्थर्न प्लेन्स के 10 में से 9 गो इमॉर्टल स्ट्रेंथ पाथ के साइड में अब जरूर कल्टीवेट करने लग गए। मोस्टली ह्यूमन जून स्ट्रेंथ ब्रांच ही यूज करते थे सब। डेस्टिनी स्ट्रेंज होती है, कोई नहीं समझता। चूडू हो या फेंगयुआन, दोनों ने कभी ना कभी, मतलब कभी नहीं ऐसा सोचा होगा कि आज ऐसे मिल जाएंगे, मतलब जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। अब यहाँ पे जो सीन हो रहा था, सीन था क्या? फेंगयुआन ट्रिबुलेशन फेस कर रहा था। एशियन रिन बैट की पावर ने उसके इमोर्टल प्राइमेसी को तोड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि हम जैसे जानते हैं स्पेस पाथ के दाव मार्क्स होते हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा छेद वेद कर देता है वो, इसलिए। और डायरेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा था। और जब ये कनेक्ट होने लग गया तो क्या हुआ, चूडू चूडू अपने डिसिपल को इमोर्टल एक्सेशन ट्रिबुलेशन में हेल्प कर रहा था। चूडू भी अपने जो बंदा है उसको भी हेल्प कर रहा था। रेकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग एब्जॉर्ब करने के लिए वो उसकी हेल्प कर रहा था, उससे खुद भी मिल रही थी मीनिंग। जैसा हमने देखा था हाई लौलन भी कर रही थी तो फेंगयुआन को भी मीनिंग मिल गई थी, ऐसा सेम ये भी कर रहा था। इतने ह्यूज आइस प्लेन में दोनों ने ट्रिबुलेशन जगह इतनी, मतलब क्लोज चूज की कि अब दोनों एक दूसरे को देख पा रहे। एक मोमेंट में इन दोनों की आंखें मिल गईं। चूडू ने अपने डिसेबल के ट्रिबुलेशन डिस्ट्रॉय कर दी थी, एक हाथ पीछे और दूसरे हाथ में फ्रंट, वो मतलब एकदम फ्रंट हाथ को आगे करके फ्रॉस्ट लाइटिंग कैजुअली एकदम हाथों पे ऐसे घुमा रहा था और बड़ा शांत लग रहा था। बैडएस बंदा है चूडू। फेंगयुआन व्हाइट रोब पहने हुए था, शार्प गेज थी और बॉडी थोड़ी सी इंजर्ड थी, बट जो बैटल इंटेंट था उसके अंदर भाई डिवाइन स्वॉर्ड की तरह बह रहा था, एकदम शार्पनेस दिख रही थी। चूडू भी एकदम देख के हिल गया था। चूडू अंदर से शॉक होते हुए कहता है, कोई और यहाँ ट्रिबुलेशन फेस कर रहा है। एशियन रुइंड बैट के अंदर रैकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग है और ये बंदा ट्रिबुलेशन से उसे मैनिफेस्ट कर रहा है। क्या जबरदस्त मेथड है। इमॉर्टल एक्सेशन को रिप्लिकेट करके रैकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग ले रहा है और अपने लिए इम्प्रूव भी कर रहा है, यानी फायदे डबल। ट्रिबुलेशन फेस करेगा, दाव मार्क्स मिल जाएंगे, ऊपर से ट्रू मीनिंग भी मिल जाएगा, फायदे पे फायदा। पेंगुइन शॉक में होते हुए देखता है, डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू, ये बंदा दूसरे के ट्रिबुलेशन में हेल्प कर रहा था। क्लियरली हेल्प नहीं कर रहा होगा, बल्कि रैकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग इसको चाहिए होगा। ओ नो, अब उसने मुझे देख लिया, ये डेफिनेटली मेरे पीछे आएगा। फेंगुइन के पास इमॉर्टल ट्रिबुलेशन टेम्परेरिंग प्राइमेसी किलर मूव था जो लैंड स्पीड से मिला था। ये चूडू के लिए एक बड़ी, मतलब वो चीज थी, अगर चूडू को पता चल जाए तो पक्का इस चीज से अट्रैक्ट होगा और फेंगयुआन के पास आएगा। चूडू अंदर से एकदम स्क्रीम करता हुआ कहता है, अगर मुझे ये मेथड मिल जाए तो मुझे डिसिपल रेस करने की जरूरत ही नहीं मिलेगी। मैं खुद ही अपने ट्रिबुलेशन फेस करके सब कुछ करूंगा। मैं खुद ही ट्रिबुलेशन फेस करूंगा और रेकलेस सैवेज के ट्रू मीनिंग को ड्रॉ कर पाऊंगा। ट्रिबुलेशन और स्ट्रांग होंगे और मैं और ज्यादा ट्रू मीनिंग ले पाऊंगा। मुझे ये मेथड चाहिए अभी के अभी। लेकिन इस चोमू को ये नहीं पता, जो फेंगयुआन का मेथड है वो भले है ऐसा, लेकिन ना वो उसकी सेफ्टी के लिए है भाई। क्योंकि फेंगयुआन की जो ट्रिबुलेशन आ रही है ना, ये हो ही खतरनाक इस वजह से रही है, क्योंकि हम जानते हैं ना उसका ब्लेस्ड लैंड भाई हेवन के खिलाफ जा रहा है, इस वजह से उसके ब्लेस्ड लैंड पे इतना खतरनाक ट्रिबुलेशन आ रहा है। लेकिन इस चीज़ का इसे थोड़ी ना पता। इसे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये वाली जो फॉर्मेशन या जो भी ये क्या कहते हैं, जो ये ब्लेस्ड लैंड से लेके आया था, लांगिया ब्लेस्ड लैंड से, ये वाला मेथड चाहिए। अब ये इसको दिख गया तो इसे चाहिए था। वो लाइटनिंग की तरफ फेंगयुआन की तरफ आया। फ्लैशबैक में उसका नाम क्यों डोमिनेशन इमॉर्टल पड़ा था बताया जाता है। जब वो रैंक 6 था, एक्सपीरियंस लोन इमॉर्टल उसके खिलाफ आया और चूडू ने उसको पीट दिया। लो भाई, भाई ने पेल दिया एक बंदे को। उसने रेनफोर्समेंट बुलाई, जो बंदा पिट गया था। 3 ऑल इमॉर्टल आ गए जो कि लोन कल्टीवेटर थे, बट न्यूली असेंडेड चूडू, यानी जो अभी अभी जस्ट इमॉर्टल बना था, उन्हें चेस करके बहुत डिस्टेंस तक ले जाके उनको मार दिया। यानी जो 3 बंदे भी आए थे उनको भी पेल दिया भाई ने।
100 साल बाद ल्यू ट्राइब के गू इमोर्टल से उसकी मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ यानी लड़ाई झगड़ा, और डजन्स राउंड के बाद ल्यू इमोर्टल हार गया और मर्सी मांगी, बट चूडू ने बिना हेजिटेट करे उसे मार दिया। बाद में ल्यू ट्राइब ने और गू इमोर्टल भेजे, 2 फीस्ट और 4 पाम। चू एक तरीके से जो चूडू नाम का बंदा था, ये अपना डोमिनेशन इमोर्टल जिसे कहते हैं, वो आउट नंबर्ड था, यानी उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए सेकुलेशन में चला गया। डिकेड्स बाद वापस आया, रैंक 7 बन चुका था, और सिर्फ 3 दिन के अंदर ल्यू ट्राइब के 18 रिसोर्स पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दिया बदला लेने के लिए, क्योंकि पिछली बार इसको भगा दिया गया था ना चूडू को। हारा नहीं था, बस भाग गया था और फिर सेकुलेशन में चला गया, फिर बदला लिया इसने। 3 ल्यूगु इमॉर्टल उसके पीछे पड़ गए, बट वो भागा नहीं इस बार उसने उल्टा रिट्रीट करने के उनको ही मजबूर कर दिया। वही बंदे ल्यू ट्राइब के बंदे ही उल्टा भागने लग गए, ऑलमोस्ट उनका जो हेडक्वार्टर था वो भी अटैक कर दिया था। फिर उसने अपने मतलब उनके जो ब्लेस लैंड को भी गिरा दिया और छोड़ा नहीं। ल्यू ट्राइब का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर भी आया इस बार थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने, एक्सपीरियंस रैंक 7 एक्सपर्ट था वो भी। लॉन्ग फाइट हुआ दोनों के बीच क्योंकि दोनों रैंक 7 थे। चूडू को रोक नहीं पाया, एंड में क्या हुआ, जो कि रैंक 7 का एक्सपर्ट बंदा था, वो भाई एक्सपीरियंस एक्सपर्ट सब एक बराबर हो गया, मट्टी मिल गया, चूडू ने उसको भी मार दिया। इसके इस बैटल के बाद ना चूडू की जो रेपुटेशन थी स्काई रॉकेट हो गई थी। पूरे के पूरे गू इमॉर्टल वर्ल्ड को पता चल गया कि उसकी स्टाइल कितनी एक तरीके से डोमिनेटिंग है, यानी कितना ज़्यादा डोमिनेंट बंदा है। कोई भी अब उसके खिलाफ इज़िली खड़ा नहीं होता था। क्लैन खड़े हुए, क्लैन को ही गिरा दिया भाई ने, इसलिए। बाद में वो लो प्रोफाइल हो गया, सेकुलेशन में कल्टीवेट करता रहा, बस रिसेंटली नॉर्थल प्लेन्स में थोड़ा बहुत ऑक्शन में दोबारा से अपीयर हुआ था, तब आया था। अब लग रहा था कि उस टाइम पे जो उसने ल्यू ट्राइब को क्रश किया था, वो भी रेकलेस सैवेज के ट्रू मीनिंग लेने की वजह से हुआ था। उसने डिसिपल को नरिश किया, उन्हें इमॉर्टल असेंड करने में हेल्प की और अपना अटेनमेंट ग्रैंड मास्टर लेवल तक पुश करा और अपने इमॉर्टल किलर मूव क्रिएट करे। यानी भाई की स्ट्रेटेजी तुम समझ रहे हो क्या थी? भाई की स्ट्रेटेजी ये थी कि कोई एक बंदा पकड़ो, उसे अपना डिसेबल बनाओ, उसे इमॉर्टल बनाओ, और जब वो इमॉर्टल बनने वाला हो या बन रहा हो या कुछ भी हो रहा हो उसके साथ, इमॉर्टल बनने वाला कोई सीन, तब उसको ना ये वाली जगह पे ले आओ जहाँ पे रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग मिलती है। जब वो इमॉर्टल बनेगा तो ट्रू मीनिंग आएगी, और सारी की सारी ट्रू मीनिंग क्या ले लेगा? अपना वाला बंदा, यानी ये जो चूडू है ये ले लेगा। इससे भाई का फायदा होता था, यही काम करवाता रहता था ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ खतरनाक थी, ये जो फेंगयुआ ने मेथड यूज़ करा था ना, इसकी वजह से ना क्या हो रहा था, कैलेमिटी भी आ रही थी और एक ट्रू मीनिंग भी मिल रही थी। लेकिन ये लोग जब कैलेमिटी फेस करेंगे ना, तब इनके साथ ऐसा नहीं होगा। इनको कैलेमिटी के साथ ट्रू मीनिंग शायद नहीं मिलेगी। इसी वजह से भाई आ रहा था यहाँ पे कि अरे बहुत बढ़िया, ये मेथड मिल गया तो मेरी खुद की कैलेमिटी भी आएगी, मैं उसमें ये मेथड यूज़ करके ट्रू मीनिंग भी ले लूँगा। इसलिए अपना जो चूडू था पागल हुए जा रहा था फेंगयुआन के पास आने के लिए, और सही वक़्त आया, उसने ल्यू ट्राइब पे दोबारा अटैक करा, रिवेंज भी लिया, अपना नाम और स्ट्रॉन्ग बना लिया। कुछ सालों बाद नॉर्थ आईसी प्लान में सेकुलेशन में था, रेकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और जब उसने फेंगयुआन को देखा, सिर्फ उसका मेथड ही नहीं चाहा बल्कि जेलस भी हो गया। उसका ट्रेजर कोई और ले रहा है, यानी वो जानता है ना रेकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग यहाँ मिलता है, तो वो सोच रहा है कि यहाँ पे कोई और आ गया जो मेरा ट्रेजर ले रहा है। सो बिना सोचे समझे डायरेक्ट अटैक कर दिया। प्लान सिंपल था, फेंगयुआन को कैप्चर करो और उससे मेथड को इंटरोगेट करो, यानी उससे छीनो, मांगो, सोल सर्च, कुछ भी करो, बस मेथड लो। डिस्टेंस बड़ा था, बट गू इमॉर्टल के लिए कुछ भी नहीं होता है सब। उनके बीच गैप बहुत जल्दी जल्दी श्रिंक होने लगा क्योंकि वो बहुत स्पीड में आ रहा था। चूटू अपना जो हाथ था एक्सटेंड करते हुए फेंगयुआन को पॉइंट करता है, कहता है, पर उसे पहले एक स्वॉर्ड लाइट उसकी तरफ शूट हो गई। जब तक वो उसने बोला है, तब तक पता चला कि कुछ अटैक आ रहा है। उसने क्विकली रिएक्ट करा, बट फेंगयुआन उससे भी ज्यादा फास्ट निकला था। फेंगयुआन ने तुरंत ही स्वॉर्ड मार्क टारगेटिंग डेथ यूज किया, फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गो को शूट कर दिया, और फ्लाइंग स्वॉर्ड एकदम चमक रही थी, डायरेक्ट स्काई को एकदम छेदते हुए गई। चूडू हंसा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्वॉर्ड को पकड़ लिया। एकदम से एक्सप्लोजन हुआ, उसका स्ट्रेंथ पाथ पैंथम हैंड ने फ्लाइंग स्वॉर्ड को डायरेक्टली ग्रैब करके सील कर दिया। फेंगयुआन शॉक हो गया, कनेक्शन जो स्वॉर्ड से था वो वीक हो चुका था। चूडू के हाथ में थोड़ा सा ब्लड आया, स्वॉर्ड मार्क का इफेक्ट था, पर इंस्टेंटली हील भी हो गया। चूडू कहता है, इंटरेस्टिंग, ये मेथड तो बड़ा मस्त है, मेथड दे दे, तेरा लाइफ छोड़ दूंगा। लेकिन उसने देखा कि फेंगयुआन ने अपना लोअर बॉडी सेक्रीफाइस करके ब्लड पाथ किलर मूव यूज किया और बॉडी को ब्लड में रिफाइन करके प्राइमेसी के जो क्रैक था उसको रिपेयर कर दिया। चूडू जाइंट हैंड से अटैक करता पर लेट हो जाता, सिर्फ जमीन पे बड़ा सा एक गड्ढा ही बना था। चूडू गुस्से में अपने मतलब प्राइमेसी के पास आया, गुस्से में अपने नहीं, मतलब ये जो फेंगयुआन है उसके प्राइमेसी के पास आया, पर ब्रेक करने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि हम जानते हैं ब्लेस्ड लैंड है, वो ब्रेक कैसे करेगा। फेंगयुआन अंदर से कहता है, डैम इट, ये डोमिनेशन इमॉर्टल यहाँ क्यों आ गया यार, मैं कैलेमिटी फेस कर रहा हूँ।
उसकी बॉडी का लोअर पार्ट खत्म हुआ था, सिर्फ अपर बॉडी ही बची थी, पर अभी भी वो शांत था। फेंग युआन कहता है मुझे रुइन बैट को अभी ही मारना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। उसने ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव लगातार यूज करा और दोनों रुइन बैट्स के साथ ही लाइफ एंड डेथ फाइट चला दी और उसका ब्लड निकल रहा था अभी भी। माइंड एक तरीके से ओवर यूज हो चुका था, डेजीनेस फील कर रहा था, एकदम चक्कर आना, पर वो हर अटैक को ब्लॉक भी कर रहा था। फाइनली एक रुइन बैट को उसने डाउन कर दिया। फेंग युआन थक कर कहता है क्या मैंने कर दिखाया? फिर वो जो लास्ट रुइन बैट के ऊपर आ गया और इस बार प्रेशर थोड़ा सा कम था क्योंकि दो नहीं एक इस बार एक था। सोचने की कैपेसिटी वापस आई और उसको भी लास्ट में भाई ने मार दिया। यानी 3 रुइन बैट थे, तीनों को खत्म कर चुका। हेवन अर्थ क्यूआई शांत हो गई। थर्ड रुइन बैट भी गिर चुका था और चूडू भी अब यहाँ पे नहीं था। फेंग युआन कहता है कैलेमिटी खत्म हो गई क्या? फाइनली फाइनली सरवाइव कर लिया। लेकिन नीचे पूरा जो आइसी फ्यूल जो चीज बन चुकी थी वो देख के हिल गया था। हजारों स्नो मॉन्स्टर्स को घूर रहे थे नीचे से क्योंकि भले कैलेमिटी तो खत्म हो गई लेकिन ये चीज तो अभी भी है। फेंग युआन ने डिसाइड किया कि मॉन्स्टर को प्राइमेसी में ही रहने देगा क्योंकि वो वॉल्स तोड़ नहीं सकते, इसलिए वो मतलब एक तरीके से यहाँ पे ही रहेंगे। क्या है भाई ये क्लाइमेटिक के मॉन्स्टर को पालने वालने वाला है क्या? बाद में बेचने वेचने का इरादा हो कहीं भाई का? चूडू शायद कुछ कर नहीं पाया इसलिए यहाँ से जा चुका था। अब देखते हैं 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। वो अपने इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर था। ये प्राइमेसी बहुत ह्यूज था, स्ट्रक्चर बिल्कुल 5 रीजन और 9 हेवंस जैसा था। ट्रिबुलेशन पास करने के बाद फेंग युआन पहले हेवन लेयर में चिल कर रहा था और अपनी इंजरीज को हील कर रहा था। वो एक लेक ऑफ ब्लड के अंदर एकदम तरीके से डूबा हुआ था। लोअर बॉडी तो कट हो चुकी थी, सिर्फ अपर बॉडी बची थी। 3 दिन बाद ब्लड से उसकी जो लोअर बॉडी था एक जो हिस्सा था वो थोड़ा सा बनने लगा, धीरे धीरे मतलब होता है ना निकलने लगा। जैसे वो डेडपूल का देखा है ना, जब उसकी बॉडी कट जाती है तो कैसे धीरे धीरे बच्चे वाली आती है फिर बड़ा होता है, देखा होगा तुमने वैसे टाइप का। अचानक उसने आइज खोली, बिल्कुल रेड आइज थी जैसे अंधेरे में लेक में कोई लाइटनिंग चमकी हो। फेंग युआन एकदम माइंड में कहता है ब्लड पाथ बॉडी रिफाइनमेंट स्टोर माई इमॉर्टल बॉडी। 1000 मेटल गो एक्टिवेट हो गए, पूरा ब्लड लेक रेड लाइट से चमक उठा। फिर उसकी बॉडी से एक रैंक 6 इमॉर्टल गो फ्लोट करके बाहर आया। ये एक रेड पल जैसा था और गूस एग साइज का था। ये था ब्लड एसेट इमॉर्टल गो। इसका ओरिजिन था पहले वाले लांग या लैंड स्पिट ने बनाया था ताकि रिफाइनमेंट फेल होने पर इमॉर्टल मटेरियल या गू वॉर्म को वापस रिस्टोर किया जा सके। उसने इससे ह्यूज रिसोर्स बचा लिए थे। नया लैंड स्पिट ने इसे फेंग युआन को दिया था और फेंग युआन खुश हुआ था। नया वाला काम का है यार, नया वाला लैंड स्पिट बढ़िया है, दे देता है। पहले वाला बहुत अलर्ट रहता था। नॉर्मल इमॉर्टल इसे सिर्फ रिफाइनमेंट में यूज करते थे लेकिन फेंग युआन ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर था, उसने इसको एक अलग ही लेवल पर यूज करा था। ब्लड एसेट इमॉर्टल गू ने पूरे ब्लड लेक को एक तरीके से बॉईल कर दिया, एकदम गर्म, और वाइटैलिटी स्ट्रीम लेके खींच कर गू के अंदर गई और प्यूरिफाइड होकर फेंग युआन की बॉडी में इंजेक्ट होने लगी जैसे इंजेक्शन द्वारा होती है। क्रैक क्रैक आवाज आई, इसकी बोन्स रिकवर होने लग गई, फ्लैश वापस से एकदम बनने लगा, स्किन की जो इंजरीज थी वो गायब होने लगी, हेयर एकदम शाइन करने लगे। उसका लोअर जो बॉडी था जो मिसिंग था अब धीरे धीरे रिस्टोर हो रहा था। एक एरो की तरह फेंग युआन लेक से बाहर निकला। फेंग युआन सेटिस्फाई था, कहता ये जो मेरा सवेनियर इमॉर्टल फेटिश गू का जो बॉडी है ट्रूली मिस्टिकल है भाई। मेरे पास सब पाथ के दाव मार्क्स है, लिटरली हर पाथ के दाव मार्क्स हैं, पर वो क्लैश नहीं करते आपस में, सबसे बड़ी बात यह है। वरना हर पाथ के जो दाव मार्क्स होते हैं आपस में क्लैश करते हैं। वाटर फायर कभी साथ थोड़ी ना आ सकता है, लेकिन यहाँ देखो सब साथ में है। इसी वजह से मैं किसी भी पाथ का हीलिंग मेथड फुल इफेक्ट में यूज कर सकता हूँ। अगर ऐसा ना होता तो सिर्फ 3 दिन में रिकवरी इम्पॉसिबल थी। उसने ब्लड एसेट इमॉर्टल गू को पकड़कर चेस्ट पे एकदम रखा जहां वो एक रेड पर्ल टैटू बन गया। ये सेफ नहीं था, इमॉर्टल गू फ्रेजाइल होते हैं, इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। नॉर्मली उन्हें इमॉर्टल प्राइमेसी में रखना चाहिए, बट ये जो अभी सवेनियर इमॉर्टल प्राइमेसी था ये बाहर की साइड था, इसलिए उसको बॉडी पे स्टोर करना पड़ा था। फेंग युआन सोचता है मेरी पिछली लाइफ के 500 साल में एक भी ब्लड पाथ इमॉर्टल को नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में मुझे स्प्रिंग ऑटम सिगार्डा को रिफाइन करना पड़ा। अगर तब मेरे पास ये होता तो मैं एशियन सेट को तरीके से सर्कल करके अगेंस्ट कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंटली लड़ पाता। यानी वो 10 एशियन सेक्ट सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले उनके खिलाफ फेंग युआन लड़ रहा होगा ना, तो वही करा था, तब मैं उनसे लड़ पाता, दिक्कत नहीं आती। आगे बताता है फेंग युआन अपनी प्रीवियस लाइफ का इंसिडेंट कि वो अपनी पिछली लाइफ में ना फेंग युआन रैंक 6 के पीक पर था। उसने 2 रैंक 7 गो इमॉर्टल्स को फेस करके जीत भी हासिल की थी। रीजन यहाँ पे पता क्या था, बहुत सारे थे, बायोम और कोइंसिडेंस पर रैंक 6 होके रैंक 7 को हराना एक तरीके से क्रेजी अचीवमेंट था। बहुत सारे लोग थे, उनमें से 2 को हरा दिया था फेंग युआन ने। ऑफ कोर्स बो क्विंग या फेंग जीजे के लेवल पे ये कुछ खास नहीं लगता, बट पॉइंट ये था कि फेंग युआन ने बिना इमॉर्टल गो के सिर्फ
ब्लड पाथ इमॉर्टल गू से किलर मूव बना के उन सबको हराया था, ये सबसे बड़ी बात थी। उस टाइम फेंगयुआन ब्लड पाथ इमॉर्टल बना था, अपने खुद के इमॉर्टल गू क्रिएट किए थे और कई ब्लड पाथ किलर मूव डिजाइन किए थे। कुछ हाई पावर वाले, कुछ मिस्टीरियस और कुछ तो एक्सट्रीमली ब्लड थ्रस्टी थे। वो ब्लड पाथ में ग्रैंड मास्टर लेवल का था। बस एक ब्लड पाथ इमॉर्टल गू की कमी थी उसके पास, अगर उस टाइम पे होता तो बहुत पावर बढ़ जाती। अगर वो मिल जाता तो वो इजीली अपने मॉडल किलर मूव को इमॉर्टल किलर मूव में कन्वर्ट करके बैटल स्ट्रेंथ को स्काई रॉकेट कर देता। लेकिन ना पिछली लाइफ में ऐसा ना हुआ, ना रिबर्थ के बाद उसे एक भी आज तक ब्लड पाथ का इमॉर्टल गो मिला ही नहीं। रिबर्थ के बाद उसने तेजी से प्रोग्रेस करी, बड़े रिस्क लिए, पर स्टिल एक भी अभी तक इमॉर्टल गो नहीं मिला ब्लड पाथ वाला। और ऑथर ने भी ये नोट छोड़ा है कि ये एक्चुअली हेवेंस विल का इन्फ्लुएंस था, इस वजह से उसको नहीं मिला था। ये ऑथर ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है, ये लिखा हुआ था। अभी रिसेंटली उसने लांग या लैंडस्पीड के साथ ट्रेड करके फाइनली ब्लड एसेट इमॉर्टल को लिया था। फेंगयुआन एक्चुअली जल्दी ब्लड पाथ कल्टीवेशन स्टार्ट नहीं करना चाहता था। रीजन था कि कोई भी ब्लड पाथ इमॉर्टल लोगों को हेवनली कोड रिटेक्ट करके डीमन जजमेंट बोर्ड पे डाल देता, यानी कि ये भाई डीमन है, इसको मार दो। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि पहले से ही आ चुका है वहां पे। हेवनली कोर्ट ने पहले ही डाल दिया है भाई इसको उस बोर्ड पे कि फेंगयुआन को निपटाना है। लेकिन असली बात यह है कि जो फेंगयुआन की पुरानी बॉडी है, जिसमें यिंग वुइशी है, यिंग वुइशी उस चक्कर में फंस गया है, क्योंकि उसको ही लपेटेंगे, फेंगयुआन को थोड़ी ना लपेटेंगे। फेंगयुआन तो दूसरी बॉडी में आ चुका है ना, तो उसके लिए खतरा है। लेकिन ये जो सोच रहा है कि डीमन जजमेंट बोर्ड पे डाल देंगे, तो भाई तू जा चुका है पहले ही वहां पे ही। ब्लड पाथ डेंजरस था, इतना कि डेमोनिक कल्टीवेटर भी उन्हें पसंद नहीं करते। सब उन्हें खत्म करना चाहते हैं। डेमोनिक और राइटियस दोनों मिलकर ब्लड पाथ वालों को मारना चाहते हैं। इसलिए ब्लड एसेट इमॉर्टल को मिलने के बाद फेंगयुआ ने सोचा जितना कम यूज करूँ उतना बेटर होगा। बट सिचुएशन उल्टा हो गया। ट्रिब्यूलेशन के वक्त उसकी फाइट हुई डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू से। लाइफ डेंजर में थी और मजबूरी में उसे ब्लड एसेट इमॉर्टल मूव यूज करना पड़ा और एक इमॉर्टल किलर मूव बनाकर अपने प्राइमेसी के जो वॉल थी, उनका जो गैप था जिसकी वजह से चूडू ने उसको देखा था, उस गैप को ही फिल कर दिया और ब्लेसलैंड बंद हो गया, जिससे चूडू अब कुछ नहीं कर पाया, वो बाहरी का बाहर ही रह गया। हीलिंग के टाइम भी उसने ब्लड पाथ किलर मूव दोबारा यूज करा, क्योंकि उसका वही फास्टेस्ट रिकवरी मेथड था जो चूडू के खतरे से बचने में हेल्प कर रहा था। फेंगयुआन ने और हेल्प लांग या लैंड स्पीड से नहीं मांगी, क्योंकि जरा एक्सपोज करने का मतलब था, यानी मतलब ज्यादा अगर एक्सपोज हुआ, ज्यादा ऐसा करा तो अपने सीक्रेट भी लीक कर सकता है, रिक्स है। उसने सबसे बड़े सीक्रेट, यानी ये जो इसका प्लस लैंड है, सबसे बड़ा सीक्रेट तो अब यही हो चुका है। पहले तो स्प्रिंग ऑटम सिगाडा हुआ करता था, हम जानते हैं, लेकिन भाई क्या बोले, स्प्रिंग ऑटम सिगाडा तो गद्दार निकला भाई। क्या बोले भाई, गद्दारी हो गई। अब जो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है वो ये है, ये सवेरनल इमॉर्टल फेटिश को। ये जो प्राइमल सी है ना, ये जो प्राइमल सी है इतना बड़ा, लाखों किलोमीटर लंबा, मतलब 4 लाख से 35,000, पता नहीं कितना ज्यादा बड़ा है ये। इसको केयरफुली हाइड करना था। फेंगयुआन ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर था, 500 साल का एक्सपीरियंस लेकर उसके लिए मॉर्टल किलर मूव को इमॉर्टल लेवल पे मॉडिफाई करना इजी प्रोसेस था। ये हाई लाउलान जैसा स्ट्रगल वाला नहीं था। मतलब हाई लाउन, जो हाई लाउलान हम जानते हैं ना स्ट्रगल कितना करती है, जैसे अपना सेल्फ स्ट्रेंथ पैंथम इमॉर्टल बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, ऐसा सब नहीं था। एक्चुअली अपनी पिछली लाइफ में उसने कई ब्लड पाथ इमॉर्टल को रेसिपीज बनाई थी, पर क्योंकि उसका जो रिफाइनमेंट पाथ और विजडम पाथ लेवल लो था उस टाइम पे, वो रिडक्शन इनकम्प्लीट रह गए। यानी जो उसने रेसिपीज बनाई थी ना पिछली जिंदगी में, वो इनकम्प्लीट ही रह गई, क्योंकि उस टाइम पे भाई का लेवल इतना ज्यादा नहीं था ना रिफाइनमेंट पाथ का और विजडम का। अब अब इस टाइम पे ब्लड एसेट इमॉर्टल को मिलने के बाद फेंगयुआ ने सोचा, 3 दिन हो गए चूडू ने अटैक नहीं करा, मतलब उसके पास इमॉर्टल प्राइमेसी तोड़ने का कोई तरीका ही नहीं है। 3 दिन पहले फेंगयुआ ने हैवी इंजरीज लेके प्राइमेसी वॉल को सील किया था और चूडू का प्लान ही फेल कर दिया था। अगर उसके पास कोई मेथड होता तो वो तभी यूज कर लेता। 3 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ, मतलब चूडू के पास कोई ओपिनियन नहीं था यार, कोई ऑप्शन नहीं था कि अब क्या करें। ये अनयूजुअल भी नहीं था, क्योंकि इमॉर्टल प्राइमेसी 5 रीजन में होता है, मतलब 5 रीजन्स में होता है और एक तरीके से एंट्रेंस क्लोज रहता है, तो वो टाइनी स्पॉट बन जाता है जो आउटसाइड वर्ल्ड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे सब इमॉर्टल क्रिंसेक्ट ने हु इमॉर्टल बेसलैंड अटैक किया था, उन्हें फैंगजैंग का ब्लड लाइन चाहिए था कनेक्शन के लिए, तब जाके वो अटैक कर पाए थे। और चूडू स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल था, लेकिन इमॉर्टल प्राइमेसी तोड़ने के लिए स्पेस पाथ मेथड चाहिए, जैसे वो रूइन बैट था ना, उसके पास था ना स्पेस पाथ मेथड, उसकी वजह से ही तो दिक्कत हुई थी, चूडू ने देख लिया था। तो स्पेस पाथ मेथड होगा ना तभी तुम कुछ कर पाओगे। फेंगयुआन का गेस सही था, बट फिर भी वो रिलैक्स नहीं हुआ। चूडू ब्रेक नहीं, मतलब देखो ब्रेक नहीं कर पाया। वो इजीली यहाँ गार्ड बन के तो वेट कर ही सकता है ना, हो सकता है बाहर ही हो। और ये ऑब्वियस है,
चूडू को रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग एक तरीके से डेस्परेटली चाहिए, वो हमेशा से यही चाहता है। अब वो इस चांस को छोड़ेगा तो घंटा, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। पास्ट में भी उसका क्लैश ल्यू ट्राइब के साथ हुआ था, एक सुपर फोर्स थी। तब भी वो भाई उनके हेडक्वार्टर के बाहर तक उसको छोड़ा नहीं था, अंदर घुस-घुस के मारा था। तब तक फाइट करता रहा जब तक सुप्रीम एल्डर तक आगे नहीं आया और फेंगयुआन अकेला था। उसकी कंपैरिजन में ल्यू ट्राइब्स उससे नहीं हो सकता। फेंगयुआन अभी अकेला है, ल्यू ट्राइब कहाँ सुपर फोर्स इतने सारे इमॉर्टल। पेंगुइन तो अभी क्या है ना, इसलिए तो चूडू तो ऑफ कोर्स वो होगा ही शायद। लांग या ब्लेसलैंड और हेरी मैन इमॉर्टल्स भी ऐड कर लें तब भी उनकी फाइटिंग स्ट्रेंथ तो एक तरीके से नेग्लिजिबल थी। अगर चूडू खुद प्राइमेसी तोड़ नहीं पाया तो वो क्या पता लोगों को भी बुला सकता है, हो सकता है ऐसा। फेंगयुआन सोचता है, लगता है अभी के लिए मैं यहाँ ट्रैप हूँ। अगर अपना प्राइमेसी कलेक्ट करके स्वॉर्ड एस्केप यूज करूँ तो क्या चूडू से बच सकता हूँ? सोचने वाली बात थी। उसने खुद से ही अपने आप को हेड शेक कर दिया। कह रहा है स्वॉर्ड एस्केप जो इमॉर्टल गो है ना फास्ट है, बट स्ट्रेट लाइन में ही फ्लाई करता है एकदम सीधा। अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो तो रुकना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। नॉर्मल इमॉर्टल के अगेंस्ट चलेगा पर डोमिनेशन इमॉर्टल के अगेंस्ट यानी जो चूडू है इसके अगेंस्ट नहीं। मुझे एक इमॉर्टल किलर मूव चाहिए, तब कुछ हो पाएगा। सोचते सोचते फेंगिवान जो फर्स्ट हेवन लेयर के नीचे उड़ गया, वहीं जहाँ ट्रिब्यूलेशन हुआ था। स्नो मॉन्स्टर ने उसे देखा और ग्राउल करने लगे। एशियन स्नो मॉन्स्टर ने तो बड़े-बड़े स्नोबॉल्स उसकी तरफ फेंकने लग गए फेंगयुआन को मारने के लिए। फेंगयुआन ने उनको देखा और वहाँ से उसे निकलना पड़ा। कहा कि अर्थली कैलेमिटी तो खत्म हो गई बट ये जो स्नो मॉन्स्टर है अभी भी घूम रहे हैं। अभी के लिए इन्हें इग्नोर कर देता हूँ। वैसे भी ये इमॉर्टल प्राइमेसी में कुछ डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते। स्वॉर्ड एस्केप इमॉर्टल को मेरे पास है, पर मेरा स्वॉर्ड पाथ लेवल यार बहुत लो है। होप है ब्लड पाथ मेथड से ज़्यादा। नेक्स्ट स्टेप होगा मॉर्टल किलर मूव को मॉडिफाई करके एक इमॉर्टल किलर मूव क्रिएट करना और ब्लड एसेट इमॉर्टल गू को कोर बना के करना पड़ेगा और जो बनेगा वो होगा मूवमेंट के लिए यानी मूवमेंट टाइप इमॉर्टल गू। अब यहाँ से ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ना अलग ही जगह, वेस्टर्न डिजर्ट, एक ट्रायल पर। बैंडिट्स कहते हैं मारो। बैंडिट्स मतलब वो जो चोर डाकू लोग होते हैं ना उन्हें बैंडिट्स कहते हैं। कहते हैं मारो मारो इनको खत्म करो, सारा माल हमारा होगा। दूसरा बैंडिट कहता है चलो लूट लो। कारवा के जो गार्ड्स थे यानी यहाँ से कारवा जा रहा होगा उसको ये बैंडिट्स अटैक कर रहे थे, तो कारवा के गार्ड्स कहते हैं प्रोटेक्ट करो, अगर गुड्स गए तो क्लैन हमें छोड़ेंगे नहीं। और सैंड ड्यून के आसपास बैंडिट्स वर्सेस कारमा का जो इंटेंस फाइट चल रहा था, यानी कारमा में तो लोग होते ही हैं फाइट के लिए, तो वो भी फाइट कर रहे थे, बैंडिट्स भी फाइट कर रहे थे। ये बैंडिट्स पुराने क्रिमिनल थे जो सब ह्यूमन गू मास्टर थे। बैटल में एक्सपीरियंस और स्ट्रांग थे। कारमा में ज्यादातर फेदरमैन थे, थोड़े ही ह्यूमंस थे। फेदरमैन का कुछ ग्रुप नीचे गुड्स गार्ड कर रहा था और कुछ स्काई में उड़कर बैंडिट से लड़ रहे थे। फायर और वाइंड अटैक बरस रहे थे। गर्मी तो बढ़ी रही थी। वाइंड वाला मतलब वाइंड कह रहा हूँ, मतलब ये वेस्टर्न डिजर्ट है और ऐसे होता ही है, तो गर्मी वाली जगह पे गर्मी वाली अटैक तो समझ ही जाओ। वो वाइंड ब्लेड्स भी अटैक हो रहे थे। वेस्टर्न डिजर्ट में फायर पाथ और वाइंड पाथ के गू वॉर्म्स बड़े ना कॉमन थे, इसलिए हर कोई ये अटैक तो करता ही था। इसलिए दोनों तरफ की बैटल में यही अटैक हो रहे थे। थोड़ी देर बाद बैंडिट्स अपर हैंड में आ गए, उनको ज्यादा एडवांटेज आ गया। कारवां की थोड़ा बहुत कैजुअलिटीज हैवी हो गई। यहाँ पे हान ली एक पाइल ऑफ गुड्स में गिरा था, पूरा खून से भरा हुआ था, फेस एकदम जला हुआ था। उसके चेस्ट पर एक बड़ा सा कट था जो अभी भी एकदम ब्लीड कर रहा था, खून निकले जा रहा था और फेस एकदम फायर प्लेटेड एक्सप्लोजन से जला हुआ था। हार्नली सोचता हुआ कहता है, क्या मैं आज यहीं मरने वाला हूँ? वो एकदम चिल्ला रहा था। उसकी लाइफ इजी नहीं थी, मुश्किल से ही गू मास्टर बना, पर क्लैन ने उसे निकाल दिया और एक तरीके से वेग्रांट बन गया। सर्वाइव करने के लिए कारवां ज्वाइन की, पर अब यहाँ पे बैंडिट्स मिल गए तो बैंडिट्स के हाथों भाई मरने वाला है। कुछ ह्यूमन गार्ड्स चिल्लाए, भागो कारवां खत्म, मैं इनके साथ मरने वाला थोड़ी ना हूँ, भागो। दूसरा कहता है जो स्मार्ट है मेरे साथ निकलो, ये फेदरमैन वैसे भी बचे तो क्लैन से ही पनिश हो जाएंगे, हमारा क्या, हम भागते हैं। ये सुनकर ह्यूमंस भागने लग गए। फेदरमैन गुस्से में थे, कहते हैं कि उनको इग्नोर करो, एसेंस को अपना बचाओ, अगर मरना है तो लड़ते हुए ही मरेंगे। हार्नली शॉक में कहता है ये ह्यूमंस भाग रहे हैं। वो कंफ्यूज था, रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। तब एक फेदरमैन लीडर उसके पास आया। फेदरमैन लीडर कहता है तू क्यों नहीं भाग रहा? अब जब शायद इसने तू बोला है तो इसका मतलब है जो हार्नली है वो एक मतलब वो है, मतलब ह्यूमन है, फेदरमैन नहीं है। तो हार्नली एकदम कहता है, वो कंफ्यूज था, उसे पता था कि लीडर कारमा का हेड है। तो लीडर बोला तेरी कल्टीवेशन लो है पर तू इन भागने वाले ह्यूमन से ज्यादा सुपीरियर है। उसने हार्नली के शोल्डर पर हाथ रखा। 3 बार लाइट फ्लैश हुई जो उसकी इंजरीज थी एकदम से हील हो गई। हार्नली शॉक में कहता है ये एक रैंक 4 गू मास्टर की पावर है।
वो थैंक यू बोलना चाहता था, पर लीडर बैटलफील्ड पे चार्ज करके लड़ने चला गया। जब लीडर ने अटैक किया तो बैंडिट्स को बड़ा लॉस हुआ, वो सारे गिरे। बैंडिट्स के पास भी कुछ रैंक 4 एक्सपर्ट थे, पर वो अभी एक तरीके से चिल कर रहे थे, ज़्यादा आगे नहीं आ रहे थे। लीडर बैटलफील्ड डोमिनेट कर रहा था, फेदरमैन एक्साइटेड थे, लाउड तरीके से चिल्ला रहे थे, प्रेज़ कर रहे थे, कॉन्फिडेंट बढ़ा रहे थे अपने लीडर का। उसको समझ आ गया कि एनिमीज़ कैनन फोडर यूज़ कर रहे हैं ताकि उनका प्राइमल एसेंस वेस्ट हो जाए, और जब असली एक्सपर्ट आएँगे तो उनके पास प्राइमल एसेंस कम बचेगा और फिर लपेट दिए जाएँगे। और तब दूर से एक भयानक हवा की झोंका सा आया। देखा तो पता चला कि ये और कुछ नहीं, ये था गोल्डन थ्रेड टॉर्नेडो। वेस्टर्न डिजर्ट में टॉर्नेडो के लेवल होते हैं, जैसे पहला होता है गोल्डन, दूसरा होता है सिल्वर और तीसरा होता है ब्रोंज। और गोल्डन सबसे, ओह सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या, ब्रोंज से शुरुआत होती है और गोल्डन पे जाती है, यानी ब्रोंज सबसे कमजोर होगा और गोल्डन सबसे पावरफुल। और यहाँ पे गोल्डन सबसे स्ट्रांग था। एक रैंक 4 भी अंदर गया तो कंफर्म डेथ थी। फेदरमैन पैनिक में आ गए, बैंडिट्स भी पैनिक में आए। बैंडिट्स चिल्लाए, जल्दी कारवा लूट लो और टर्नेडो के आने से पहले भागो। लीडर कहता है होल्ड ऑन। उसने फेदरमैन को मोटिवेट किया, और फेदरमैन एक तरीके से देखो, वो फेदरमैन क्यों उन्हें बोला जाता है, नेचुरली फ्लाई करने की एबिलिटी है उनके पास, इसलिए उनकी जो सर्वाइवल चांसेस है ज्यादा थे कंपेयर टू ह्यूमन। जो फाइट थी ना और भी पीक पर चली गई, लोग हर सेकंड ही मर रहे थे। हार्नली अभी भी गुड्स के पास ही चिपका हुआ था, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लो थी, इसलिए बैंडिट्स उसे इग्नोर कर रहे थे। गुड्स के करीब होने से उसके पास अटैक कम होने लगे। दोनों साइड गुड्स को डैमेज तो नहीं करना चाहते, इसलिए उसकी तरफ कोई अटैक तो आ नहीं रहा था। जो टॉर्नेडो तो फास्ट अप्रोच कर रहा था, हवा तेज हो गई थी, सैंड उड़ रही थी हर तरफ। हार्नली का बॉडी एक तरीके से नम हो गया था। बैंडिट्स लीडर भी फाइनली चिल्लाया, भागो भागो, अब कुछ नहीं, अब भागो। फेदरमैन लीडर खुद ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, अभी भी गुड्स सेव करने में लगा था। फेदरमैन गुड्स उठा के ले जाने लगे, किसी ने हार्नली की परवाह अब नहीं करी, लेकिन टॉर्नेडो ने उसको एकदम स्विप कर लिया। हार्नली भी अंदर स्टक हो गया, गुड्स और फेदरमैन सब एक साथ अंदर चले गए। उसके अंदर की विजन एक तरीके से स्पिन होने लगे, क्योंकि हम जानते हैं टॉर्नेडो के अंदर सब घूमता रहता है ना, इसलिए गुड्स आपस में ही टकराए जा रहे हैं, एक दूसरे पे टकरा रहे हैं, टूट रहे हैं। उसमें हार्नली भी एकदम पिसा जा रहा है, मिक्सी बन गई है अंदर। काफी देर बाद वो जागा, उसने सुना एक ओल्ड मैन बोला, यंग मैन फाइनली तू जाग गया। हार्नली कंफ्यूज था, वो कहता है तुम कौन हो। उसने देखा कि वो सैंड पर पड़ा है, आसपास रॉक्स हैं, कॉप्सेस पड़ी हैं, लाशें और गूड्स बिखरे हुए हैं। गूड्स मतलब वही सामान जो लाया जा रहा था। हार्नली शॉक में कहता है टॉर्नेडो रुक गया और मैं बच गया। ओल्ड मैन मुस्कुराया, अगर मैंने तुझे सेव नहीं किया होता तो तू सरवाइव कैसे करता। अब हार्नली कहता है सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए आपका थैंक यू। हार्नली ने तुरंत ही रिस्पेक्ट दिखाई थी। ओल्ड मैन कहता है मैं भी कभी इमॉर्टल बनने से पहले तुम्हारी तरह ही तो था। आज जो टॉर्नेडो तुम्हें उड़ा के ले गया था वो एक्चुअली मैंने ही बनाया था। मैंने तियान जिन से बेट हारा था और मरने से पहले अपनी लाइफ का असली इनहेरिटेंस तुम्हें दे रहा हूँ। ओह अच्छा, तो भाई अपने मरने वाले टाइम पर है। अब सीन देखते हैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट ब्रोकन स्वॉर्ड वैली का सीन, यानी वो जो हाल ली और जो ओल्ड मैन का सीन था वो जा चुका है। यार मेरे को अजीब लग रहा है, ये ओल्ड मैन वो तो नहीं है, वो पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता रहता है। अब जो भी बुड्ढा इनहेरिटेंस मतलब देखो, कोई भी बुड्ढा अचानक से कोई इनहेरिटेंस देते हुए दिख जाए तो ऐसा लगता है पर्पल माउंटेन ही नहीं है ना? तो क्या पता, देखते हैं बुड्ढा वही है कि कोई और। अब सीन देखते हैं सेंट्रल कॉन्टिनेंट ब्रोकन स्वॉर्ड वैली। वेयर इज माई स्वॉर्ड क्यू आई, कैच इट, ये मेरा है, मत चिल्लाओ, मत छोड़ो, मत छीनो। ऐसे चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ग्रुप गो मास्टर वैली के अंदर भाग रहे थे, तो एक बंदे की आवाज आती है, बॉय हट जा। दूसरा कहता है जो सामने आया वो मरेगा। होंग ही वैली के बाहर उसने एक पागल गू मास्टर को देखा, जिसमें 3 रैंक मतलब रैंक 3 और रैंक 4 के एक्सपर्ट भी थे। होंग ही पैनिक में साइड हो गया, एक तरीके से सैंड स्टॉर्म उठ गई जैसे ही वो लोग गुजरे। होंग ही कहता है ये क्या हो रहा है। पास के लोगों की बात सुन के उसको समझ आया कि एक रैंक 4 स्वॉर्ड क्यूआई गु दिखा है। तभी दूसरा कहता है तभी सारे पागल हो गए हैं क्या। तीसरा कहता है चलो चलो शायद हमें भी कुछ मिल जाए। चौथा कहता है क्या बकवास है यार, एक ही हो सकता है यहाँ, सपना मत देख, एक ही होगा। होंग ही शौक में कहता है स्वॉर्ड की आई गो रैंक 4। उसके अंदर एक तरीके से वो जाग गया, थोड़ा सा लालच, वो भी वैली में दौड़ गया। वैली का असल ट्रुथ दिखता है जब इमॉर्टल ज़ॉम्बी बो किंग ने फॉलिंग हेवनली रिवर को नीचे से स्वॉर्ड लाइट छोड़ी थी, तो एक लाइट यहाँ पे भी आकर माउंटेन को 2 टुकड़ों में काट करके वैली बना गई थी। तभी यहाँ पे ना स्वॉर्ड पाथ के दावमार्क्स रह गए थे, और जो ये वैली बनी थी वाइल्ड स्वॉर्ड पाथ गू वॉर्म यहाँ पे पैदा होने लग गए थे इन स्वॉर्ड पाथ के दावमार्क की वजह से। पहले एक रैंक 4 स्वॉर्ड क्यूआई गू मिलने पर बहुत ही हंगामा हुआ था। होंगी सोच में कहता है रैंक 4 था ना, गू मिलने पर भी तो पकड़ना मुश्किल है, लेकिन डेंजरस वाला भी काम है। लेकिन देखो
प्रॉफिट तो प्रॉफिट है ना, कितना सही मिल जाएगा अगर रैंक 4 की चीज़ मिल जाए। पर सडनली उसने एक सीन भी देखा कि एक ना कैटरपिलर एक मोल्टिंग कर रहा है और उसकी स्किन चमक रही है। होंग ये एकदम स्टन रह गया, कहता है क्या? मुझे मुझे मोल्टिंग के वक़्त देखने का मौका मिल गया? इसकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग है। क्या ये मोल्टिंग क्या ये बन रहा है कोई मतलब देखो, अब मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब भी कोई गू बनता है ना तो कैसे बनता है? तुमने वो देखा है लार्वा? वो जो कैटरपिलर होता है फिर वो लार्वा बन जाता है, फिर उसके अंदर से बटरफ्लाई निकलती है। तो वी जब लार्वा होता है या पोकेमॉन में तुमने वो कैटापी का जो दूसरा मेगापॉट कहते थे ना शायद उसको मेगापॉट वो देखा है ना? तो वैसे ही बन जाते हैं ये लोग गू जो होते हैं। गू बनने से पहले का सीन होता है जब कीड़े ही रहते हैं सिर्फ़, और जब ये गू बनते हैं तो वो जो मेगापॉट या वो लार्वा जो होता है ना ककून, वो जब फूटता है, टूटता है या स्किन छोड़ता है, तो उसके अंदर से जो चीज़ निकलती है उसको हम गूवर्म कहते हैं, प्रॉपर एक गूवर्म होता है। तो ये बंदा ना वही चीज़ देख रहा था कि वो जो मेगापॉट या जो ककून है, वो फट रहा है और उसके अंदर से गू निकलने वाला है। तो उसका जो ऑरा था उसको सेंस करके भाई कह रहा है कि क्या ये रैंक 4 हो सकता है या रैंक 5? उसने तुरंत ही कैटरपिलर पकड़ लिया और सेफ जगह भाग गया। प्राइमल एसेंस यूज़ करके रिफाइन करा और सक्सेसफुल भी हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? एक स्ट्रेंज रैंक 5 स्वॉर्ड पाथ गू मिला, काला और प्लम एक तरीके से जो होता है ना हाथ का पाम साइज़ का, उतना था। आयरन स्वॉर्ड स्टीथ जैसा था। रैंक 5 का स्वॉर्ड स्टीथ गू था शायद इसका नाम। होंगी एकदम से कन्फ्यूज़ होता है। कहता है ये काम का है भी या नहीं? मेरा एसेंस एक्टिवेट तो नहीं होगा ना? मतलब एक्टिवेट करने पे कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी या कुछ दिक्कत तो नहीं है? अजीब है ये गू बहुत अजीब लग रहा है। तभी एक स्वॉर्ड पाथ गू जो ना बुशेस से निकला, धीरे से उस स्वॉर्ड स्टिल्थ में घुस गया। होंगी एकदम से स्पीचलेस हो गया कि हैं? ये क्या हुआ? अभी तो ये गू मेरे हाथ में था और एक और गू आके इसके अंदर फ्यूज़ हो गया, इसके अंदर घुस गया। गू के अंदर गू कैसे घुस सकता है? बड़ा गू बट ये मज़ाक है। बड़ा गू नहीं है मतलब वो 2 गू आपस में मिक्स हो गए। अब पता नहीं क्या है, देखते हैं कि क्या होगा। अब दिखाया जाता है साउथर्न बॉर्डर, अननोन माउंटेन, नाइट रेनस्टॉर्म। मस्कुलर मैन कहता है, "शांग सिंसी, आज तेरी डेथ फिक्स है।" वो पीक पर चढ़ रहा था। अरे! शांग सिंसी आ गई भाई, शांग सिंसी आ गई। 3 गू मास्टर डिफेंड कर रहे थे। एक मेल था जिसका नाम ये फैन था, 2 फीमेल थी जिसमें शांग सिंसी और उसकी इंजर्ड सर्वेंट शाओ लान थी। अरे! ये तो वही लौंडिया है। शांग सिंसी ब्यूटीफुल थी, व्हाइट स्किन एकदम सिल्की से ब्लैक हेयर। उसने मुस्कुराते हुए एक मतलब बिटरली कहा, "शांग शांग बीशी, तुम ही निकले ना? क्यों लाइफ का मतलब लाइफ एंड डेथ का बैटल चाहते हो?" शांग बीशी हँसते हुए कहता है, "फादर डेड, ब्रदर डेड और काओ फेंग भी डेड है। अगर मैं तुझे भी मार दूँ तो 8 ब्रदर शांग क्लैन लीडर बन जाएगा। तुझे तो मरना ही पड़ेगा आज।" शिन्सी का जो बॉडी था ट्रेम्बल हुआ। वो सिर्फ़ मतलब कहता है सिर्फ़ पोज़ीशन के लिए तू शांग पुलाव इतना क्रूर हो सकता है? अच्छा तो ये शांग पुलाव है। अब तुम अगर सिचुएशन को नहीं समझे हो तो मैं एक तुम्हें से रिवाइंड करवा देता हूँ। शांग क्लैन में क्या था? शांग क्लैन में जो लीडर था, वो जो लीडर वो रेड बालों वाला हैंडसम सा बंदा था, उनका बाप। तो उसके कितने बच्चे थे? बहुत सारे बच्चे थे। इनमें से एक बच्चे के साथ फेंग युआन की भिड़ंत भी हो गई थी खतरनाक वाली। तुम्हें याद होगा अगर शांग क्लैन सिटी वाली आर्क तुम्हें याद है तो। तो उस टाइम पे एक बच्चे से भिड़ंत हो गई थी। फेंग युआन ने उससे भाई मतलब एग्रीमेंट से ही हरा दिया था भाई ने उसे तो। याद हो तुम्हें तो, बाइंडिंग भी थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ना 10 बच्चे थे या जितने भी बच्चे थे तो उनकी पोज़ीशन हुआ करती थी और इन्हीं 10 पोज़ीशन के लिए सब लोग आपस में लड़ते रहते थे बच्चे और आगे जाके कोई इनमें से एक लीडर बनता। अब ये जो ब्रदर और भाई लोग ये सारे डेड हो गए, मर गए, कैसे हुए? तुम्हें पता होगा जो स्ट्रॉन्ग वाले होंगे जैसे जो 10 की रैंक थी बच्चों के बीच में तो उन 10 की रैंक में शायद नंबर 1, 2, 3 वाले ना चले गए होंगे यितियान माउंटेन की बैटल में। और हम इस लीडर को तो जानते हैं, लीडर वाला बंदा तो यितियान माउंटेन की बैटल में था। कैसे था? कन्फर्म इसलिए है क्योंकि यितियान माउंटेन के बैटल में उस बंदे ने वो गवर्नमेंट बॉक्स वाला जो फूड वाला गू था उसने यूज़ करा था जिससे आर्मी को खाना मिल गया था। सबने पेट भर के खाना खा लिया था, याद होगा। तो वो लीडर तो वहाँ पे था। तो चलो उसकी तो फील्डिंग सेट हो गई वहीं पे वो खत्म और उसके साथ शायद बच्चे भी आए होंगे पावरफुल वाले बच्चे जैसे रैंक 1 वाले मतलब रैंक 1 की जो पोज़ीशन पे थे है ना? तो वो वाले भी आए होंगे। उनकी भी फील्डिंग सेट हो गई होगी। तभी यहाँ पे ना जो शांग शिन्सी है, ये बची होगी, इसके साथ कुछ सर्वेंट बचे होंगे और इसके आस-पास के लोग और इसके जो भाई है, जो अभी ज़िंदा है, जिसका नाम है शांग पुलाव, वो आपस में ही सबको मारे जा रहा है, बचे हुए जो इसके ही भाई लोग हैं, उनको मारे जा रहा है। इसलिए मारे जा रहा है ताकि ये खुद शांग क्लैन का लीडर बन जाए। अब ये सिचुएशन चल रही है जो तुम्हें समझ आ गई होगी। शांग सिंसिंग का बॉडी बॉडी था ना एकदम ट्रेम्बल कर रहा था, एकदम काँप रहा था। कहती है सिर्फ़ पोज़ीशन के लिए शांग पुलाव तुम इतने कैसे बेकार हो सकते हो? शांग बी जो शांग बीशी कोल्ड स्माइल में कहता है हाँ,
तूने भी कभी अपनी जान बचाई थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझे लीडर बनने देगा। क्लैन लीडर का पावर एक प्योर सिटी पे मतलब पूरे के पूरे सिटी पे एकदम पूरे सिटी पे पावर करेगा और पूरा एकदम खतरनाक ताकत दिखाएगा, एकदम एब्सोल्यूट, एकदम प्योर पावर। शिन्सी कहती है, जब मैंने उसकी लाइफ सेव की थी, मुझे ये सब नहीं चाहिए था ना। शांग बीशी कहते हैं, एग्ज़ैक्टली इसलिए तू वीक है। हा, 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 हा। ये फ़ान जो शांग शिन्सी की साइड वाला बंदा था, वो कहता है, लेडी शिन्सी ये गद्दार है, इससे बात मत करो, कोई फ़ायदा नहीं। शिन्सी ने ये फ़ैन को पुश करा, कहा कि यंग मास्टर ये तुम चले जाओ। तुम उसको सिर्फ़ मेरी मतलब उसको ना सिर्फ़ मेरी जान चाहिए, तुम मत फँसो ना इसमें। ये फ़ैन इसका साथी था और शायद ये मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद वो हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ, वही डीमन में से एक जो फेंगिवान इसके लिए छोड़ के गया था कि तुम आगे से मतलब शांग शिन्सी के साथ ही रहना, सेटल करके गया था ना, हो सकता है ये फ़ैन वही है। अब शांग शिन्सी तो हम जानते हैं ना भाई इसका एटीट्यूड कैसा है कि ये हमेशा चाहती है कि अरे मैं मर जाऊँ, तुम मत मरो यार, मैं मर जाती हूँ तुम्हारी जगह पर, ऐसी लौंडिया है ये। तो ये वही कह रही है ये फ़ैन को, भाग जाओ यार, ये मेरी जान चाहता है, मरने दो मुझे। ये फैन चिल्लाया, मैं नहीं जाऊँगा, तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। शांग बीशी मोक करते हुए कहता है, बहुत इमोशनल हो गए हो क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों आज यहीं मरोगे। अगर कोई बचा तो एट ब्रदर का नाम खराब होगा। सबको खत्म करना ही होगा वरना एट ब्रदर का नाम खराब हो जाएगा। तो अब मुझे पता चला है जो एट ब्रदर है ना, वो शांग पुलाव के साथ मिला हुआ है और शांग पुलाव यहाँ पे इन तीनों को मारने आया है ताकि एट ब्रदर वो लीडर बन जाए। अब ये फैन खड़ा हो गया और एकदम इंजरीज में था। कहता है मैं शीशे के सामने खड़ा रहूँगा और यहाँ पे शांग बीशी पुश करके उसको गिरा दिया और पीक कंडीशन में होते तो डर लगता बट अब एसेंस खत्म हो चुका था। तो ज़ीरो थ्रेट था इस बंदे से, जो ये बंदा था ना ये फैन इससे ज़ीरो थ्रेट था, इसलिए बंदे ने हाथ मार के साइड कर दिया। शांग शिन्सी ने आँखें बंद कर ली, एकदम होपलेस फ़ील करते हुए। डेथ के मोमेंट पे उसके हार्ट में एक आदमी की तस्वीर उभर आई। वो कहती है कि काश लास्ट टाइम मैं उसे देख पाती। पर शांग बीशी के अटैक उसने अटैक नहीं करा। शिन्शी ने आँखें खोली और बीशी फ्रीज़ हो चुका था। एक मूर्ति की तरह फ्रीज़ हो चुका था और फेस पर डर था। तब क्या हुआ? तब एक फीमेल इमॉर्टल आई। वो कहते हाँ, सिर्फ़ पावर और पैसों के लिए फैमिली तोड़ दी। तुम शांग क्लैन के बहुत मतलब शांग क्लैन के नाम पे तुम एक डिस्ग्रेस हो। शांग शिशी एकदम शॉक्ड हो गई। कहती है आप कौन? फीमेल इमॉर्टल कहती है मैं शांग क्लैन की एंसेस्टर हूँ। शांग क्वीन किंग। डरना मत, आज से तुम शांग क्लैन की लीडर बनोगी। अच्छा, तो फेंग युआन यही पहले सेट करके आया था, फेंग युआन को पता था ऐसा कुछ होगा। देखते हैं अब क्या होगा। लो भाई इनकी तो फील्डिंग सेट हो गई। और जो शांग शिशी याद कर रही थी ना काश वो आदमी यहाँ होता, तो वो फेंग युआन को ही याद कर रही थी। तुम्हें पता ही होगा ना शांग शिशी कितना पसंद करती है फेंग युआन को। अब सीन दोबारा से शिफ्ट होता है, हमें दोबारा से सीन शिफ्ट होते हुए दिखाते हैं और सीन दिखाया जाता है इस बार अलग जगह का। ये जगह थी पॉट रिवर के किनारे। यिंग वुशी वेट कर रहा था और यहाँ पे फेंग चेनज़ी उसके पास आके हाई लाओलाना, शीनू, ताइबांशेंग चुप कर उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहे थे। यिंग वुशी सोचता है, यिंग वुशी कहता है मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सिगाडा है लेकिन वो एक तरीके से सील्ड है, मैं यूज़ नहीं कर सकता। हेवेंस विल मुझ पे ट्रैक कर रहा है, मैं ज़्यादा देर तक एक जगह रुक नहीं सकता। अगर फेंग चेन ज़ी ने नहीं आया यहाँ पे जल्दी तो मुझे तो छोड़ना ही पड़ेगा। तभी एक ग्रास पपेट अवतार वहाँ पे आता है। ग्रास पपेट कहता है लाइट ऑफ इमोरियल एरा मेरे पास है लेकिन मास्टर कह रहे हैं कि तुम्हें पहले वाली प्राइस से 30 गुना ज़्यादा देना पड़ेगा। शीनू कहता है क्या ये तो पूरा का पूरा लूट रहे हो तुम। ताइबांशेंग कहता है ऑलरेडी प्राइस हाई था, अब तो और भी ज़्यादा हो गया। यिंगवुशी गुस्से में था लेकिन मजबूर भी था। फिक्स सिमिलर ट्रैवल रिफाइन करने के लिए उसे ये लाइट तो चाहिए थी। यिंगवुशी कहता है ठीक है मैं एग्री करता हूँ। अब दोनों के बीच डील हो गई। यिंग वुशी ने बड़ा लॉस उठाया लेकिन फाइनली उसके हाथ में लाइट ऑफ इमोरियल एरा आ गया। यिंग वुशी स्माइल करते हुए कहता है ट्रांजैक्शन स्मूथ रही, अगले टाइम फिर से ट्रेड करेंगे। ग्रास पपेट कहता है हाँ, वो डिपेंड करता है मेरे मास्टर के मूड पे और याद रखना ये चीज तुम्हें इसलिए मिली क्योंकि मास्टर एक बेट हार गए थे। ग्रास पपेट चला गया। यिंग वुशी भी तुरंत ही अपनी टीम के साथ चला गया। अब 1 लाख ली दूर एक जंगल में लैंड करके सब रेस्ट कर रहे थे। शीनू कहते हैं मतलब कहता है हमने लाइट तो ले लिया लेकिन फेंग चेनज़ी ने बहुत हाई प्राइस लिया है। अभी फिक्स सिमल ट्रैवल के लिए और इमॉर्टल मटेरियल चाहिए। ताइबांशेंग कहता है कम से कम लाइट तो मिल गई ना, अब बाकी काम आसान हो जाएगा। हाई लाओलान कहते हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस लाइट से तुम कितनी बार रिफाइनमेंट कर सकते हो। यिंग वुशी कहता है बस 9 अटेम्प्ट्स मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद यिंग वुशी सीक्रेटली रैंक 6 लक इंस्पेक्शन इमॉर्टल को एक्टिवेट करता है जो उसने बैटल के बाद हासिल किया था। उसकी आंखों के सामने एक इल्यूजन जैसी लक पिलर देखने को मिलती है, दिखाई देती है।
यिंग वुशु शॉक्ड था, कहता है मेरा लक अचानक से इतना इम्प्रूव कैसे हो गया। उसे पता था कि लक हमेशा डाउन जा रहा है स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की वजह से, लेकिन अब काफी बेटर हो गया। उसके माइंड में एक थॉट आया, फेंगयुआन और डॉग शिट लक इमॉर्टल गो। यिंग वुशु सोचते हुए कहता है, लांग या लैंड स्पिट ने डॉग शिट लक रिफाइन करके शायद फेंगयुआन को दिया होगा, उसका लक इंक्रीज हुआ होगा और उसका ओवरफ्लो मुझे भी मिला, क्योंकि मेरा बॉडी फेंगयुआन का है और उसका सोल अलग है। कनेक्टेड लक की वजह से मुझे भी बेनिफिट मिल रहा है। यिंग वुशु को समझ आया कि फेंगयुआन हर 2 महीने ट्रिबुलेशन फेस करता, डॉग शिट लक से वो अपना क्लैमिटी कम करता और इनडायरेक्टली लिंक करके यिंग वुशि भी अपना लक बूस्ट कर रहा था और ये शायद उसने हाई लाओलान से कर लिया है। यिंग वुशि हंसते हुए कहता है, अच्छा है फेंगयुआन तू सर्वाइव कर गया, एक दिन मैं अपना बॉडी वापस ले लूंगा। जंगल में थोड़ा रेस्ट करके यिंग वुशि और उसकी टीम फिर से जर्नी पर निकल गए। उसे पता था कि अभी भी टाइम है और उसे इस बूस्टेड लक का यूज करके जल्दी से फिक्स मल्टी ट्रैवल रिफाइन करना था। मीनवाइल नॉर्थन प्लान, आईसी प्लान में देखते हैं। एक डिसिपल पूछता है, डिसिपल कहता है मास्टर कितना टाइम रुकना होगा। चूडू चुप था और रिग्रेट के साथ कह रहा था, सोच रहा था, बस एकदम चुप रहता है और बता चुप हो जा बस, और रिग्रेट के साथ सोच रहा था। वो कहता है गलती कर दी, बिना सोचे अटैक कर दिया। अगर उसके पास रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग निकलने का मेथड है तो इजीली नहीं मिलेगा, यानी निकालने के लिए मेहनत लगेगी। उसे मारने से पहले सोल सेल्फ डिटोनेट ना हो जाए यार, वरना सब वेस्ट हो जाएगा। मुझे पोलाइट और स्मार्ट अप्रोच लेना चाहिए था यार। अब वो डिसाइड करता है। चूडू कहता है अभी टाइम है, शायद बातचीत से काम बन जाए और मेरे पास उसका स्वॉर्ड पाथ इमॉर्टल वो भी है। ये बेस्ट चीज होगी नेगोशिएशन के लिए और इसको एज़ अ चिप यूज़ करूँगा। मैं उससे बोलूँगा कि मेरे पास तेरा स्वॉर्ड पाथ का इमॉर्टल वो है, मुझे भी बता दे, दोनों की तरफ हो जाएगी डील एक। अब सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है फेंगयुआन वाला। कहाँ? नॉर्थर्न प्लेस में सवेरन इमॉर्टल प्राइमेसी फर्स्ट लेयर के अंदर। फेंगयुआन आइस खोलता है, पुपिल्स एकदम रेड फ्लैश हुए। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, इतने दिनों के डिडक्शन के बाद इसका नाम वही रहेगा जो पहले था, ब्लड टोरेंट। उसके विल से मॉर्टल गूवॉर्म सर्कल बनाकर ऊपर उठे। चेस्ट में ब्लड एसेट इमॉर्टल को ग्लो करने लगा। एक ब्लेजिंग रेड जो लाइट थी ना स्काई में शूट हो गई, वो एक ह्यूज ब्लड स्ट्रीम बन गई जो फेंगयुआन को मतलब फेंगयुआन कैरी करके हेवंस में फ्लाई करने लगी और उसमें पूरा का पूरा बॉडी ब्लड रिवर में हिडन था। एनिमीज को समझना मुश्किल है कि वो कहाँ है। थोड़ी देर बाद फेंगयुआन रुक गया, ब्लड रिवर गायब हो गई, वो अकेला दिखने लगा। फेंगयुआन एनालाइज करते हुए कहता है, स्पीड और फास्ट हो सकती है अगर और मॉर्टल वो ऐड करूं, बट लीनियर स्पीड फिर भी स्वॉर्ड स्केप के लेवल की नहीं होगी क्योंकि वो रैंक 7 इमॉर्टल वो है। ब्लड टरेंट बस रैंक 6 का ब्लड एसेट से चलती है। रैंक अपग्रेड करूं तो ऑकवर्ड मतलब सिचुएशन होगा और वर्थ इट नहीं होगा। नो प्रॉब्लम, ब्लड टरेंट एक्चुअली स्वॉर्ड स्केप की वीकनेस को कवर करेगा। एक को यूज करूं फिर दूसरा, फिर अल्टरनेट करके चूडू का सामना कर सकता हूं मैं। ऐसा इसने बनाया था, एज अ असिस्टेंट गू बना लिया था स्वॉर्ड स्केप और साथ में इसको असिस्टेंट की तरह यूज करके चूडू से बच निकलने का प्लान था। नॉर्मल गो इमॉर्टल दोनों मूव एक साथ नहीं यूज कर पाते, बट फेंगयुआन एक तरीके से एक्सेप्शन था। उसका ये जो सवेनन इमॉर्टल फेटिश बॉडी है ना, सब पाथ के दाव मार्क्स रखता था विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं है, दाव मार्क्स एक साथ रहते हैं शांति से। स्वॉर्ड स्केप अल्ट्रा फास्ट बट एकदम स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन में होता है और यही उसकी एक वीकनेस है। ये जो ब्लड टरेंट है उस गैप को कवर करेगा। कॉम्बो से फेंगयुआन डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू का सामना करने लायक बन रहा था। चूडू स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल था, सबसे ज्यादा ऑफेंस और रिकवरी वाला, लॉन्ग फाइट सस्टेन कर सकता था, पर स्पीड में वो बंदा वीक था। ये फेंगयुआन का एक तरीके से असेसमेंट था। प्रॉब्लम ये थी कि चूडू का लास्ट ओपन बैटल 100 ईयर पहले हुआ था, उसके बाद वो एक तरीके से हिडन तरीके से कल्टिवेट कर रहा था। फेंगयुआन ने ये इन्फो कलेक्ट किया बट मोस्टली पुराने रिसोर्सेस थे, यानी पुरानी जगह से आए, पुरानी टाइम की सोर्सेस हैं ये, तो पता नहीं है ना, क्या पता फाइट करी हो, क्या पता ट्रेनिंग करी हो, कुछ भी हो सकता है, क्या पता है ना। इस वक्त उसे फेरी लिशान की याद आई। उसके पास माउंटेन प्लेज को और ह्यूज इन्फो नेटवर्क था। अगर वो होती तो चूडू के बारे में और ज्यादा इंटेल मिल जाता, यानी इंटेल मीन्स इन्फॉर्मेशन। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, लांग ये सेक्ट बड़ा है बट इन्फो गैदरिंग में फेरी लिशान से पीछे है। इन्फॉर्मेशन पाथ मेरी वीकनेस है, मुझे इसे फिक्स करना होगा। उसे यीतियान माउंटेन बैटल की याद आई, एक बड़ा ट्रैप। वो बचा सिर्फ क्योंकि वो जायंट लड़ रहे थे और वो उनके बीच एक चींटी जैसा था, इसलिए प्रॉफिट उठा के बच गया। जैसे तैसे जिंदा बचा था फेंगयुआन, इसलिए वो बच पाया था। फेंगयुआन कहता अगर मुझे इन्फो होती तो प्लान चेंज करता, बट हॉनेस्टली यीतियान माउंटेन जैसा बड़ा प्लॉट मेरे पास्ट 500 एक्सपीरियंस की मेमोरी में था ही नहीं।
यानी ये जो चीज़ हुई ना एकदम अनएक्सपेक्टेड थी, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। रिवाइवल के बाद उसकी सोच और फास्ट थी, इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी से बिल्कुल अलग। अब वो विज़डम पाथ ग्रैंड मास्टर भी था और विज़डम मेथड यूज़ करके और तेज़ था और ज़्यादा शार्प सोचता था। ब्लड टोरेंट अभी एक तरीके से रफ मूव था, प्रैक्टिस और मॉडिफिकेशन से और स्ट्रॉन्ग बनेगा। एग्जाम्पल डोंगफेंग चांगफेंग का मैरिड स्टार फायरफ्लाई या हेवेंस एनमी मैनर का पीएलएस क्रेसेंट मून स्लैश, दोनों जनरेशन के मतलब दोनों जनरेशन तक इम्प्रूव किए गए थे। यानी अपनी-अपनी जनरेशन में इम्प्रूव करेगा तब जाके इतने पावरफुल आज ये बने थे। फेंग युआन का मूव उनके लेवल से काफ़ी पीछे था, लेकिन धीरे-धीरे ये भी इम्प्रूव करेगा। अगले दिनों में फेंग युआन ने नॉन स्टॉप प्रैक्टिस किया। ब्लड टोरेंट, ब्लड स्क ये जो स्वॉर्ड स्किप था, कॉम्बो करता रहा, मॉडिफाई करता रहा, टेस्ट करता रहा ताकि पता चल सके कि क्या दिक्कत है, क्या है, कैसे यूज़ करना है। फेंगयुआन कंक्लूडिंग करते हुए कहता है, मॉर्टल को ज़्यादा ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पीड थोड़ी ही बढ़ती है, बट एक्टिवेशन स्लो हो जाता है। मुझे क्विक स्विच चाहिए, यानी एकदम से जल्दी स्विच भी हो जाए, जल्दी काम करे। स्वॉर्ड एस्केप से स्टॉप होते ही इंस्टेंटली ब्लड टोरेंट एक्टिवेट भी हो जाए, तभी कॉम्बो वर्क करेगा। ऐसा करना पड़ेगा। फेंगयुआन सोचते हुए कहता है, ऑलमोस्ट रेडी है, अब इमॉर्टल प्रेमेसी गदर करके एस्केप करने का ट्राई करना पड़ेगा। देखते हैं चूडू से निकल पाता हूँ या नहीं। वो ब्लड पाथ किलर मूव बना सकता था, बट अभी नीड नहीं थी। उसके पास अब बस ब्लड एसेट इमॉर्टल गो था और 500 साल के एक्सपीरियंस से उसने ऑलरेडी 3 मूव बना लिए थे। पहला था लाइफ स्टेकिंग ब्लड प्रिंट, ये था एक। दूसरा था ब्लड हीलिंग लेक। तीसरा था ब्लड टेरेंट। ये 3 मूव भाई ने भी बनाए थे और इतना इनफ था। एक मूव यूज़ करता तो दूसरे में टाइम पे एक्टिवेट नहीं होते, बाकी एस्पेक्ट के लिए दूसरे इमॉर्टल को यूज़ करता। ईथियन माउंटेन बैटल के बाद उसके ज़्यादा गुवाम लॉस्ट हो गए थे, जो बचे थे वो रैंडम पाथ के थे, मेसी और एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड हो गए थे, यानी कुछ भी सेटअप में नहीं था, एकदम ऊपर-नीचे था सब। फिर भी उनसे काम चलाना पड़ रहा था। फैंगियन डिटरमाइंड था, कहता है चांस मिले तो फिर भी मैं सवेनर इमॉर्टल फेटिस गो ही चूज़ करता। प्राइमेसी सेफ है और डिफेंडेबल भी है, बट रिस्क था कि चूडू एकदम अलाइस लेके आ जाएगा, अपने दोस्त यार बुला लाएगा और बैटलफील्ड किलर मूव सेट करके मेरे को प्रॉब्लम दे देगा। जितना देर यहाँ पे रुका तो क्या पता खतरा भी बढ़ जाए। डिसीजन लेते ही फेंगियो ने प्राइमेसी कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया, जमीन हिलने लगी, पूरा वर्ल्ड श्रिंक होने लगा एट अ क्रेजी स्पीड। एक मोमेंट में ही वो नॉर्थन आईसी प्लेन ओपन वर्ल्ड में आ गया। नो स्नो, नो वाइंड, बस एक प्लेन और सनलाइट, बोन चिलिंग कोल्ड, एकदम ऐसा था कि क्या बताएं। उसने डिवाइन लाइट आइस से अराउंड आपस पे होता है ना, इधर उधर स्कैन करा और चूडू को देख लिया। डोमिनेशन इमॉर्टल चूडू जैसे एक्सपेक्ट था वही वेट कर रहा था, बट शॉक ये था कि वो अटैक नहीं कर रहा था इस बार। चूडू कहता है वेट वेट प्लीज वेट। वो एकदम स्माइल करते हुए सॉफ्ट टोन में बोला बिल्कुल एकदम होता है ना कि प्यार से, अरे अरे रुक जा भाई रुक जा। कोई किलिंग इंटेंट भी नहीं था भाई की आवाज में। फेंगयुआन एकदम देखते हुए कहता है ब्रूट फोर्स यूज करके आप पोलाइट बन रहे हो। चूडू कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे से गलती हो गई। तुम्हारा ट्रिबुलेशन देखकर मेरा कल्टीवेशन पाथ हेवनली इम्पैक्ट हुआ। उस मोमेंट पे मैं एक तरीके से अपना रिएक्शन ही खो दिया और अटैक कर दिया। अब सोचता हूँ तो थोड़ा सा शेमफुल फील हो रहा है। फेंगयुआन साइलेंट रहा, पर धीरे-धीरे उसकी बात समझ रहा था, सोच रहा था और वो देख रहा था कि कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा। चूडू थोड़ा-सा एक होता है ना बोलते हुए कहता है फ्रेंड सुनो, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, मुझे सिर्फ रेकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग ड्रॉ करने का मेथड चाहिए। अगर तुम रेडी हो तो डील कर सकते हैं। फेंगयुआन की आईज़ शाइन करने लग गई, कहता है डील इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल है लेकिन एक तरीके से नहीं भी है। अगर तुम मुझे ऑफर दो ऐसा जिससे मैं इम्प्रेस हो जाऊँ, तो हाँ। चूडू का फेस तुरंत ही एकदम जॉय आ गया और उसने अगली लाइन सुन के थोड़ा-सा स्टिफ भी हुआ। फेंगयुआन कहता बट सुनो पहले, इतना सुन लो। बट डील से पहले तुम्हारे अटैक का जो कंपनसेशन है उसे फिक्स करना होगा। तुमने मेरी ट्रिबुलेशन को डिस्टर्ब कर दिया है। चूडू क्विकली कहता है मैं डेफिनिटली तुमसे सैटिस्फाई तुम्हें कर ही दूँगा और जैसा तुमने बोला हो जाएगा। बस मेरे को जो चीज़ है वो डील कर लो। उसका टोन एकदम सिंसियर था, जैसे एकदम होता है ना कि अब एकदम लाइन पे आ जाता है बंदा, वैसे वाला। फेंगयुआन भी अंदर से शॉक्ड था कि क्या ये सच में डोमिनेशन इमॉर्टल है? जो वो वाला इसका एटीट्यूड पता है पहले कैसे होता था? तुमने वो मूवी देखी है? वो बॉस मूवी जिसमें अक्षय कुमार कहता है बीच में ना बोल, वही वाली मूवी। इसके जैसा होता था इसका एटीट्यूड। कोई आता था बीच में दे थप्पड़ मार, बीच में ना बोल, बीच में ना, जो आता था सबको मारता था। इतना डोमिनेटिंग बंदा था ये। उस टाइम का बंदा, कोई बीच में बोल नहीं सकता था इसके। और आज ये फेंगयुआन के सामने ऐसे बोल रहा था ना, तो क्या बताएँ। पर तुरंत ही अलर्टनेस और बढ़ गई फेंगयुआन की। जो बंदा अपनी प्राइड पे प्राइड इतना ईज़िली रख दे साइड में, प्राइड को साइड में रख दे, वो डेंजरस भी होता है। फेंगयुआन टेस्टिंग करते हुए कहता है, अगर सच में ये कंपनसेट करना चाहता है, तो पहले मेरा जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है ना इमॉर्टल को, वो मुझे रिटर्न कर दे,
तेरी मैं सिंसेरिटी देख ही लूँगा कितना तू सिंसियर है, अगर पहले मुझे करके दिखा। फेंगयुआन आगे कहता है, मेरा फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू मुझे वापस दो, तभी तेरी सिंसेरिटी दिखेगी। चूडू थोड़ा हँसते हुए कहता है, ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होने के बाद, ना सिर्फ मैं तुम्हें फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू वापस दूँगा, बल्कि और भी थोड़ा बहुत सैटिस्फाई करने के लिए कंपनसेट करूँगा और ज़्यादा। अंदर से वो सोच रहा था कि अभी कैसे वापस करूँ? ये फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू बेस्ट बार्गेनिंग चिप है फेंगयुआन को कंट्रोल करने के लिए, और इसलिए। और मतलब क्या था ना, बाहर से तो देखने में बड़ा पोलाइट दिख रहा है, बट अंदर से क्या पता ना करे रिटर्न, ऐसी वाली चिलिंग फील थी। अब फेंगयुआन हल्का सा हंसा, फेस पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। ये पूछते ही उसने आंसर का आइडिया लगा लिया कि अभी शायद देगा नहीं। फेंगयुआन ऐसा सोच रहा है कि शायद ये मेरा इमोर्टल को वापस नहीं करेगा, ऐसा सोच रहा था। तो फेंगयुआन सीधा कह भी देता है, छोड़ो तुम्हारे पास सिंसियरिटी ही नहीं है, ये मैटर यहीं खत्म। ये बोलते ही उसने स्वॉर्ड एस्केप इमोर्टल को एक्टिवेट करा, एकदम से स्वॉर्ड की तरह हवा चीरते हुए दूर निकल गया। चूडू शॉक्ड था, वो कहता है फ्रेंड रुक जाओ, तुरंत ही वो भी चेस करने लगा। पेंगुइन सीधा स्काई की तरफ फ्लाई कर रहा था। कुछ डिस्टेंस बाद पीछे देखा, चूडू अभी भी पीछे ही पड़ा था, उसकी बॉडी से कॉम्प्लेक्स ग्लू और आ रहा था। ये एक स्ट्रेंथ पाथ मूवमेंट किलर मूव था, रैंक 7 लेवल का, और स्पीड स्वॉर्ड स्केप से भी ज्यादा थी। फेंगयुआन के दिल में घबराहट आई कि ये तो बुरा हुआ, मैं स्वॉर्ड स्केप से ही होप लगा के बैठा था और ये तो मेरे से भी ज्यादा फास्ट है। सोचने लगा कि लगेगा कि चूडू और भी गो मास्टर इमॉर्टल को मतलब एक तरीके से एक्सेशन के लिए नरिश किया होगा। लास्ट 100 ईयर में रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग सीक्रेटली कलर करके अपना स्ट्रेंथ पाथ अटेनमेंट लेवल नेक्स्ट लेवल पे ले गया, तभी तो ऐसे किलर मूव बना पाया है। यानी भाई यहाँ पे सोच रहा था कि ये जो चूडू है ना, इसने कितने सारे लोगों को ना मतलब यहाँ पे इमॉर्टल बनाया होगा और वो लोग तो इमॉर्टल बन गए, लेकिन जो ट्रू मीनिंग मिलता होगा वो सारा ये रख लेता होगा, जिसकी वजह से इसका जो अटेनमेंट लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया और इसने इतना खतरनाक मूवमेंट को बना दिया, जो कि फेंगयुआन को टक्कर दे रहा था। टक्कर क्या, उससे आगे निकल गया था। फेंगयुआन डिसाइड करते हुए कहता है, स्वॉर्ड एस्केप काम नहीं करेगा, ब्लड टैरेंट ट्राई करते हैं। उसने स्वॉर्ड एस्केप शॉप एक तरीके से स्टॉप करा और एक तरीके से उसने थोड़ा-सा आगे फ्लाई करा और स्पीड थोड़ी स्लो हुई। फिर उसकी बॉडी से ब्लड रेड लाइट निकली और एकदम से रिवर ऑफ ब्लड बन गई। स्काई में स्नेक की तरह एकदम बहती हुई, एकदम जैसे स्नेक चलता है ना, तो उससे घूमते वैसे गई, और पता चला कि इसका नाम है ब्लड टरेंट इमॉर्टल किलर मूव। फेंगयुआन ने लेफ्ट साइड डायरेक्शन चेंज करा, और ये जो डायरेक्शन चेंज वाला था बड़ा स्मूथ था, यानी एकदम स्मूथली हो रहा था। जो पहले स्वॉर्ड एस्केप थी उसकी जो वीकनेस थी एकदम सीधी लाइन में जो जाता था, वो वीकनेस अब ठीक हो चुकी थी। उसने खुद भी सोचा कि मॉर्टल गू रिड्यूस करना सही डिसीजन था। ब्लड टरेंट अब फास्ट है और स्टेबल है। ये सब इमॉर्टल प्राइमेसी प्रैक्टिस की वजह से पॉसिबल हुआ, जो मैंने वहाँ प्रैक्टिस करी थी। ये थॉट बस 1 सेकंड के लिए आया और फोकस वापस से चूडू पर आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी चूडू का रिएक्शन। सोचा, अगर चूडू मुझे कैच कर गया तो मुझे रुक के नेगोशिएट करना ही पड़ेगा, लेकिन तभी चूडू बुलेट ट्रेन की तरह एकदम से ब्रूट फोर्स से आगे निकल गया। शॉक वेव छोड़ते हुए बहुत ही दूर चला गया, फिर धीरे से स्पीड कम करके रुक गया, फिर टर्न करके वापस फेंगयुआन की तरफ आया। फिर स्वॉर्ड स्केप से मतलब ज्यादा फास्ट था, तो हमें पता ही फास्ट है। फेंगयुआन ने ब्लड टरेंट यूज करके फिर से डायरेक्शन बदला ताकि चूडू से अलग हो सके। रिजल्ट वही हुआ, चूडू फिर से ब्रूट फोर्स यूज करा और दोबारा से फेंगयुआन से आगे निकल गया। फेंगयुआन एकदम ओवरजॉयड था, कहता परफेक्ट, स्वॉर्ड एस्केप की वीकनेस से एक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट थी, इसलिए मैंने ब्लड टरेंट बनाया। लेकिन चूडू का किलर मूव में और भी बड़ी वीकनेस है, वो डायरेक्शन ही चेंज नहीं कर सकता। यानी पहले मुझे ऐसा लग रहा था, तुम सोच रहे होगे कि भाई अभी तो दिक्कत हो गई, फेंगयुआन तो फंस गया, चूडू की स्पीड देखो कितनी फास्ट है, फेंगयुआन तो हार जाएगा। लेकिन यहाँ पे तुम एक चीज समझे नहीं, हुआ क्यों, हुआ ऐसा है। तुमने देखा होगा जब भी तुम कोई ऐसा गेम खेलते होगे एक दूसरे को पकड़ने वाला, चाहे बचपन में खेला हो, चाहे तुम बड़े हो या अभी जैसे भी खेला हो, तुमने देखा होगा जब भी तुम्हारे कोई स्पीड में पीछे लगा होता होगा, तुम एकदम स्पीड में आगे जाके तुम्हें पता है कि तुम्हें मुड़ना है, तो तुम अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करके पैर आगे मोड़ के या जैसे भी करके टर्न लेके घूम जाते होगे और आगे भाग जाते होगे। ऐसा तुमने करा होगा, या किसी गाड़ी के बीच में चक्कर लगाना, गोल गोल घूमना ताकि वो तुम्हें पकड़ ना पाए, और अपनी रिकवर करके दोबारा से स्पीड बढ़ा के भागना। तो यहाँ पे फेंगयुआन यही चीज कर रहा था। उसने क्या करा, वो भाग रहा है, इसे पता है फेंगयुआन को कि जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जो बंदा मेरे पीछे है, वो मेरे से ज्यादा स्पीड में भाग सकता है, बहुत ज्यादा स्पीड है। तो यहाँ पे बंदा क्या कर रहा है, वो मेरी स्पीड में आ रहा है, मैं एकदम से टर्न ले लूंगा, वो आगे निकल जाएगा। फिर मेरे पास स्पीड में आएगा, मैं दोबारा टर्न ले लूंगा, फिर वो आगे निकल जाएगा। ऐसे वो मुझे पकड़ नहीं पाएगा और मैं भी बचा रहूंगा। तो ये वाली स्ट्रेटजी फेंगयुआन अपना यूज कर रहा था, जो कि हम अपने बचपन में मतलब बहुत करी है हमने। ये पकड़म पकड़ाई जैसे गेमों में हमने बहुत करी है। सिचुएशन पलट गई थी, फेंगयुआन ने सोचा अब मैं इजीली स्केप कर सकता हूँ, लेकिन बेटर होगा कि थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर ही लेता हूँ। अब फेंगयुआन ने ना एक तरीके से इसे रोक दिया था कि बोल के कि चलो नेगोशिएट करते हैं। तो ये देखकर जो चूडू था ना खुश हो गया था, वो भी रुक गया। अब चूडू यहाँ पे सोचने लगा कि ये जो फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल वो मेरे पास है, इसका वाला
यही इसको रोक रहा है। अगर मेरे पास इसका ये जो रैंक 7 का फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल मूव ना होता ना, तो ये पक्का रुकता नहीं और यहाँ से भाग जाता। यही गू की वजह से कंसिडर कर सकता हूँ कि ये रुक रहा था। फेंग युआन हाथ उठाकर कहता है स्टॉप, इतना ही जो डिस्टेंस है ना हमारे बीच, इतना ही मेंटेन करना बेस्ट रहेगा। देखो चूडू के पास ही ज़्यादा एडवांटेज है, वही ज़्यादा उसमें है, इसलिए सेफ डिस्टेंस बनाना ही बेटर था। चूडू भी रुक गया, स्माइल किया, अब पहले से थोड़ा-सा पथेटिक लग रहा था। फेंगयुआन कहता है ब्रदर चू, तुम सच में कमाल हो, ये किलर मूव देख के आँखें खुल गई, मेरा स्वॉर्ड एस्केप भी कंपेयर नहीं कर सकता। चूडू मोडेस्ट था, कहता है इस मूव का नाम है बॉडी स्ट्रेंथ ट्रैवल, बहुत मेहनत के बाद बनाया था, ये मेरा इमॉर्टल बॉडी के साथ जो स्ट्रेंथ पाथ के दाँव मार्क है ना उनके साथ यूज़ होता है। और जो स्पीड होती है उसको बूस्ट करवा देता है बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे ना एक वीकनेस है, मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड ही भाग पाता हूँ। मतलब तुमने देखा ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्शन चेंज करना या बैकवर्ड पीछे घूमना ये सब नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं है। आज पैनिक में बिना प्रैक्टिस के ही यूज़ करना पड़ा, शेमफुल था यार। मतलब तुमने मेरी इतनी बुरी साइड देखी, तुम्हें तो हँसी आ रही होगी। चूडू वीकनेस को जो वीकनेस थी ना उसकी ओपनली एडमिट कर रहा था, दिखा रहा था कि मतलब मेरी वीकनेस है ये। तो हम इसे देख के समझ सकते हैं कि बंदा ओपन माइंडेड था। ओपन माइंडेड से याद आया, तुमने वाली रील देखी है? आर यू ओपन माइंडेड? साउथ कोरिया में वो जो बंदा होता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो ओपन माइंडेड कहता रहता है। ओपन माइंडेड का मतलब थोड़ा-सा अडल्ट वे में, है ना? फेंगयुआन सीरियस होते हुए कहता है, ब्रदर चो, तुम एक्सट्रीमली पावरफुल हो। नॉर्मल कॉम्बैट नॉर्थर्न प्लेन्स में कौन तुम्हें रिट्रीट करने पर मजबूर करेगा? कौन है जो तुम्हें भगवा सकता है, तुम्हें भगा सकता है? चूडू बिटर स्माइल के साथ कहता है, तुम्हारी तारीफ के लिए धन्यवाद। नॉर्थर्न प्लेन्स के वो इमॉर्टल वर्ल्ड में बहुत ही मतलब एक तरीके से जो बहुत ही डीप है। मैं बस थोड़ा-सा नाम रखता हूँ इस पूरे वर्ल्ड में, पर जितना ज़्यादा कल्टीवेट करता हूँ, उतनी अपनी कमी फ़ील होती है मुझे। नॉर्थर्न प्लेन्स में 5 से ज़्यादा रैंक 8 गू इमॉर्टल हैं और रैंक 7 में तुम जैसे एक्सपर्ट तो रेयर ही हैं, जिनके सामने मैं भी अलर्ट फ़ील करता हूँ। मुझे तो तुम्हारा नाम या बैकग्राउंड तक नहीं पता, कितना शेमफुल है। ये वर्ड सिर्फ़ फ़ॉर्मेलिटी नहीं थी, सच में। फेंगयुआन चूडू के बारे में कम जानता था, लेकिन चूडू उसके बारे में और भी कम जानता था। जब फेंगयुआन ने स्वॉर्ड एस्केप मॉडल को यूज़ करा, उसकी स्पीड देखकर चुड़ुल शॉक हो गया था। लीनियर स्पीड में स्वॉर्ड एस्केप को कंपेयर करता है क्यूआई एस्केप गो से। चूडू एक्सपीरियंस था, उसके पास मूवमेंट मेथड थे, बट स्वॉर्ड एस्केप से ज़्यादा फास्ट कुछ नहीं था। सिर्फ ये बॉडी स्ट्रेंथ ट्रैवल ही काउंटर कर सकता था स्वॉर्ड एस्केप को, और उसने करा भी, बल्कि आगे भी निकल गया। और वैसे भी ये किलर मूव ओरिजिनली रिट्रीट करने के लिए ही बनाया था, लेकिन नॉर्थर्न प्लेन्स में कौन चूडू को रिट्रीट करने पे मजबूर करे जो वो ये गो यूज़ करता है ना, को भी उसने यूज़ ही नहीं कर पाया ये वाला गो। लास्ट कुछ ईयर में लो प्रोफाइल था, कुछ गो मास्टर इमॉर्टल एक्सेशन के लिए मतलब वो रेस करता, बड़ा करता, पालता पोसता यानी डिसिपल को बड़ा करता, यहाँ पे लाता उसकी हेल्प से, यहाँ पे वो कलेक्ट कर लेता रेकलेस सर्विस की ट्रू मीनिंग। पहली बार फेंगयुआन को देखते ही उसने ट्रिबुलेशन इंटरप्ट किया था, बट फेंगयुआन फास्ट था और ज़्यादा एक तरीके से रेसोलिएट निकला। और जहाँ फेंगयुआन चूडू के बारे में इन्फो सर्च कर रहा था, वहाँ चूडू भी उसके बारे में ही इन्फो ढूंढ रहा था कि कहीं कुछ तो मिले, ये बंदा है कौन। पर दोनों को ही कुछ नहीं मिला था। और ये जो चूडू था ना, चूडू फेंगयुआन को देख के ऐसा कह रहा था, कह रहा है कि ये जो बंदा है फेंगयुआन, ऐसा लग रहा है कहीं पत्थर के नीचे से निकल आया हो। चूडू को यकीन ही नहीं हो रहा कि नॉर्थर्न प्लेन्स में ऐसा भी कोई बंदा एग्जिस्ट करता था। पहली बार जब इमॉर्टल प्रिमेसी देखा था, तब फेंगयुआन रैंक 6 था और अब उसका ऑरा सीधा रैंक 7 का हो गया, ऐसा उसे लग रहा था। पर सवाल ये था कि ब्लड पाथ कल्टीवेट कर रहा है और ये स्वॉर्ड पाथ भी इसके पास है, मतलब कर क्या रहा है? दोनों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं। अगर सोल प्लस एंस्लेमेंट पाथ या विज़डम पाथ प्लस इमोशन पाथ होता तो समझ भी आता, लेकिन स्वॉर्ड और ब्लड पाथ एक साथ ऐसा कैसे? और उसमें भी फेंगयुआन का किलर मूव देखकर चूडू एकदम हिल के रह गया था। और सबसे बड़ा शॉक, रेकलेस सैवेज की ट्रू मीनिंग उसको मिल गई। उसका मेथड भी है फेंगयुआन के पास। चूडू खुद इतनी कोशिश करते हुए भी फेल हुआ इन चीज़ों में। फाइनली डिसिपल को रेस करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको इमॉर्टल बनाना, फिर जाके रेकलेस सैवेज का ट्रू मीनिंग पाना, यही उसके पास एक मेथड था। यही एक अकेला तरीका था उसके पास। लेकिन फेंगयुआन उसके पास तो अलग ही तरीका था, मतलब उसकी विज़डम पाथ अटेनमेंट लो तो नहीं हो सकती, ज़्यादा ही होगी, ये चूडू समझ गया था। थोड़ी देर की चेस में चूडू फेंगयुआन को पकड़ नहीं पाया और जब फेंगयुआन रुका, तो मतलब भाग कर गया नहीं, तो चूडू का दिल और तेज़ धड़कने लगा, एक्साइटमेंट और खुशी दोनों थी। अब उसके लिए फेंगयुआन एक इक्वल बन गया था, यानी चूडू और फेंगयुआन एक समान आ गए, एकदम बराबरी में। फेंगयुआन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, फेंगयुआन कहता है ट्रांज़ैक्शन करना इम्पॉसिबल नहीं है। चूडू चुप हो गया, बस इंटेंस इंटरेस्ट के साथ सुनता रहा। उसकी आंखें जल रही थी जैसे आग लगी हो, पर फेंगयुआन चुप हो गया जैसे डीप सोच में हो। चूडू नहीं रुका, उसने बोला, मेरी वेल्थ
मतलब मेरी वेल्थ से तुम डेफिनेटली सेटिस्फाई तो हो ही जाओगे। फेंगयुआन ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम नॉर्थर्न प्लेन्स के ऑक्शन में गए थे ना? चूडू का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। उसने अलर्ट टोन में पूछा, मतलब तुम भी ऑक्शन में थे? फेंगयुआन कहता है बिल्कुल। दिल में सोचा उस ऑक्शन में तो मैं तुमसे भी मतलब तुम्हें भी मतलब यूज ही करा था मैंने। ये कहना चाह रहा है अपने दिल में, मुंह पे नहीं बोला। चूडू ने बोला, जो चाहिए बोल दो। फेंगयुआन ने थोड़ा सा मुश्किल एक्सप्रेशन वाला बनाया, एकदम बेकार वाला एक्सप्रेशन, फिर कहा, "अ, ये बोलना ईज़ी नहीं है।" चूडू इम्पेशेंट हो गया। कहा कि अगर कोई और होता तो अब तक थप्पड़ मार देता मैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ? अपने मन में कह रहा है कि अगर फेंगजुआन की जगह कोई और होता तो अब तक भाई लपेट देता। चूडू दोबारा कहता है, कुछ ऐसा नहीं जो तुम कह नहीं सको? अगर अभी मेरे पास नहीं है तो मैं अरेंज तो करवा ही सकता हूँ ना? तुम बोल दो, बस बोल दो। उसने डिसाइड कर लिया था कि चाहे फेंगयुआन जो भी कॉस्ट माँगे, कुछ भी कॉस्ट हो, वो उसे दे देगा। फेंगयुआन फिर से कहता है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि तुमसे ट्रेड क्या करूँ। चूडू अंदर ही अंदर और गुस्सा एकदम भाई उबलने लगा। इतने टाइम से जो मुश्किल एक्सप्रेशन बना रहा था, वो बस इसलिए कि अभी तक सोचा ही नहीं कि क्या माँगूँ। चूडू एकदम भड़कने वाले टोन में कहता है, सर, तुम यहाँ रुककर बस मेरे साथ मज़ाक कर रहे हो क्या? फेंगयुआन तुरंत बोला, ब्रदर चो यार, गुस्सा मत करो। ऐसा नहीं है, हर गू इमॉर्टल के सामने कैलेमिटीज़ और ट्रिब्यूलेशन होते हैं। उनकी काउंटलेस नीड्स होती हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा-सा वक़्त चाहिए ताकि प्रॉपर्ली सोचकर बेस्ट डिसीज़न ले सकूँ, एकदम बेस्ट वाला डिसीज़न। और मतलब कि क्या लेना चाहिए मेरे को तुमसे, है ना? केयरफुल कंसिडर तो करना ही चाहिए ना। मैं जल्दी ही रिप्लाई दे दूँगा। चूडू का फेस थोड़ा-सा अगली हो गया, बट फाइनली उसने एकदम हेल्पलेसली थोड़ा-सा कह दिया कि अब ठीक है यार, ले ले भाई, टाइम ले ले, अब तू भी क्या याद रखेगा। अब ये सब इतनी बातें होने के बाद जो फेंगयुआ था ना, दूर होराइज़न में गायब हो गया, यानी भाग गया। चूडू वहीं खड़ा रहा, सोचता है कि मैं उसे जाने देना मतलब सही है या गलत? पर चाहता भी तो मैं रोक नहीं सकता ना, ना मैं पकड़ सकता हूँ उसे, ना मैं कैप्चर कर सकता हूँ उसे, फ़ोर्स यूज़ कर सकता नहीं, क्या पता क्या मिस्टीरियस बैकग्राउंड हो, क्या मुसीबत आ जाए। और अगर पकड़ भी लेता तो अपनी सोल डिस्ट्रॉय कर देता, तो मैं माँगता क्या उससे? सब सारे मेथड तो चले जाते, मैं क्या मुझे मिलता क्या? चूडू ने सोचा, उसने बात करके क्लियर किया है कि ट्रेड का इंटेंशन दिखाया है, वरना वो रुकता ही क्यों? और सबसे बड़ी गारंटी, उसके पास रैंक 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू है, तो बात तो बनेगी ही। फेंगयुआन ईज़िली लांग या ब्लेसलैंड वापस चला गया, बैटलफ़ील्ड सेटअप की ज़रूरत नहीं थी। फेंगयुआन अब जब यहाँ आ गया था तो लैंड स्पिरिट ने सीधा पूछा, कहता है, लैंड स्पिरिट, डॉग शिट लक इमॉर्टल गू की प्रोटेक्शन होने के बाद भी तुम चूडू से मिले, ये कॉमन सेंस के अगेंस्ट है भाई, ये क्या मैटर है? क्या किसी ने तुम्हारे खिलाफ स्कीम किया है? फेंगयुआन ने अंदर ही अंदर सोचा, मेरी कैलेमिटी शायद इतनी हैवी थी कि डॉग शिट लक का सारा इफेक्ट उसी में यूज़ हो गया, या फिर लक डिवाइड हो गया कनेक्शन की वजह से। फेंगयुआन आगे कहता है, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, सही कह रहे हो, कोई मुझे टारगेट तो नहीं कर रहा। लांग या कहता है, हो सकता है कोई टारगेट कर रहा हो। तुम लांग या सेट के मेंबर हो। हमारा ब्लेसलैंड ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। कई लोग हम पर नज़र रखे हुए हैं। फेंगयुआन थोड़ा-सा रिलैक्स्ड फ़ील करने लगा, पर लांग या तुरंत ही कहता है, अगर विज़डम पाथ वाला कोई गू उस बेस करके इमॉर्टल गू हाउस बना लिया, तो हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और डिडक्शन से भी बच सकते हैं। फेंगयुआन ने स्माइल करा, कुछ बोला नहीं। उसे समझ आ गया कि यहाँ पे लांग या अभी विज़डम गू चाह रहा था। वो कह रहा है कि विज़डम गू मुझे दे दे। फेंगयुआन ने उसके गू बॉम्ब वापस दिए और बोला, फेंगयुआन कहता है, तुम्हारे किलर मूव ने बहुत हेल्प की, स्पेशली इमॉर्टल ट्रबुलेशन टेम्परेरिंग प्राइमेसी। एंड में चूडू आ गया, काफ़ी डेंजरस था। लकीली मेरी मूवमेंट थोड़ी बेटर थी। लांग या वॉर्म्स इंस्पेक्ट करके रिग्रेट से बोला। लांग या कहता है, तुम सच में डांगहुन माउंटेन और विज़डम गू नहीं दोगे? अच्छा, इसने डांगहुन माउंटेन और विज़डम गू नहीं दिया, तो इसने इस गू के बदले क्या डील करा था? लूपो वैली डील करी थी क्या? पहले डील में लांगिया ने 3 इनहेरिटेंस देना चाहा था इनके बदले, पर फेंगयुआ ने डिसाइड किया कि लक पाथ और डॉग शिट लक इमॉर्टल गू जैसी चीज़ें ज़्यादा यूज़फुल हैं उसके प्लान के लिए। फेंगयुआन आगे कहता है, फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, क्यों ना पार्शियल एक्सचेंज करें, दोनों अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं। तो लांगिया कहता है, ठीक है, क्लियर करो। फेंगयुआन ने अपना प्लान बताया। लांगिया ने बोला, नो वे, तुम 3 इनहेरिटेंस के कोर पार्ट्स माँग रहे हो, सिर्फ लुओपो वैली दोगे? ये तो ह्यूज लॉस है मेरा। तुम 3 कोर चीज़ें लोगे और लुओपो वैली दोगे बस? ये नहीं, ये नहीं। फेंगयुआन बस स्माइल करके नेगोशिएट करता रहा। लांगिया अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर नहीं था। फेंगयुआ ने जल्दी ही उसकी लिमिट समझ ली। फाइनली दोनों ने एक डील को फाइनलाइज कर लिया। फेंगयुआन ने ऑफिशियली लुओपो वैली लांग या लैंड स्पीड को बेच दिया। उसके बदले उसे मिला डॉग शिट लक इमॉर्टल गो, ब्लड एसेट इमॉर्टल गो, डार्क लिमिट इमॉर्टल गो, सब रैंक 6 के थे। इससे उसका लांग या सेट का जो डेप्थ था वो क्लियर हो गया। साथ ही उसने बहुत सारे मॉर्टल और इमॉर्टल गो बोरो किए अपनी वीकनेसेस को कवर करने के लिए। सब इमॉर्टल
मतलब एक तरीके से जितने भी इमॉर्टल गो से मिल गए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उससे जो मिली थी इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परेरिंग प्राइमेसी और ट्रिपल लेयर्ड स्वॉर्ड वेव, जो उसकी ट्रिब्यूलेशन में सुपर यूज़फुल थे। पर अभी भी लांग या लैंडस्पीड डांगहुन माउंटेन और विज़डम गो के लिए ग्रीडी था, यानी लालच बहुत था। उसने दोबारा ऑफ़र करा। फेंग युआन ने कामली बोला, "फिलहाल बेचने का प्लान नहीं है, पर फ्यूचर में अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आया, तो मैं ट्रेड कर लूँगा। और टेंशन मत लो, ये दोनों ट्रेज़र लांग या ब्लेसलैंड में ही रहेंगे, तुम्हारे यूज़ के लिए ही अवेलेबल हैं।" ये सुन के लांग या थोड़ा-सा स्पिरिट जो था सैटिस्फाई हुआ, क्योंकि विज़डम बू को फीड करना अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। डांगहुन माउंटेन को इमॉर्टल प्राइमेसी में रखना वैसे भी रिस्की होता है। फिर फेंग युआन ने अपना स्टोर्ड कल्टीवेशन रिसोर्स वापस लिया, जैसे एरिड फायर ड्रैगन पेंथम्स, रिग्रेटफुल स्पाइडर, ड्रैगन फिश और एरो बैम्बू फॉरेस्ट। ये सब उसके मेजर रेवेन्यू सोर्स थे, मतलब पैसा कमाने के। इस बीच फेंग युआन ने कभी भी लांग या से इमॉर्टल ट्रिब्यूलेशन टेम्परेरिंग प्राइमेसी किलर मूव बेचने की बात नहीं की। और चूडू, वो बस फेंग युआन का बैकअप प्लान था। दोनों ने इन्फो एक्सचेंज किया था, पाथ वो हम शेयर करे थे। बट फ्यूचर डील फेंग युआन की मूड पे डिपेंड करता है। रैंक 7 फ्लाइंग स्वॉर्ड इमॉर्टल गू के, मतलब इमॉर्टल गू भी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके पास विज़डम गू जैसा रैंक 9 का इमॉर्टल गू था, तो नेचुरली उसका पर्सपेक्टिव अलग था। फेंग युआन ने क्लियरली डिसाइड किया था। फेंग युआन कहता है, अब जो पाथ में, मतलब जिस पाथ पे अब मैं चलने वाला हूँ, वो पाथ होगा ट्रांसफॉर्मेशन पाथ। ओके, तो फेंग युआन ने फाइनली चुन लिया कि किस पाथ पे वो चलने वाला है। अब फेंग युआन चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन पाथ पे। अब इसी के साथ एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।